रात के वक्त रोलैंड ने आना को अपनी बाहों में लिया और धीरे से रोशनी के नीचे आना के चेहरे पर अभी भी एक प्यारा सा शर्मीला रंग था। एना ने आज जो तकीरा विचेस ने कहा था उसके बारे में बात की और ये जानकर हैरान हुई कि न सिर्फ वो और डीमंस इस कॉन्टिनेंट पे थे, बल्कि उनके जैसे अलग सिविलाइजेशंस भी यहाँ थे। शायद एक दिन वो उस जमीन पर कदम रख सकें और समुंदर के पार छुपे हुए राज को ढूंढ सकें। रोलैंड ने एना के गाल को प्यार से छुआ और वादा किया कि ऐसा एक दिन जरूर आएगा। एना ने सोचा, क्या इस दुनिया में सच में गॉड्स हैं? और अगर हैं तो उन्होंने ये रेलिक्स क्यों छोड़े जिससे सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं? या फिर हो सकता है कि वो कहीं से उन्हें देख रहे हों। रोलैंड ने उसे और अपने करीब खींचते हुए पूछा, क्या एना को डर लग रहा है? उसने अपना सिर हिला दिया, बोलते हुए अगर गॉड्स हैं तो वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि उन्होंने रोलैंड को उसकी जिंदगी में भेजा। ये सुनकर रोलैंड ने प्यार से कहा कि वो हमेशा एना के साथ रहेगा, लेकिन एना ने अपना सिर हिला दिया, कहकर कि रोलैंड हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता। एक किंग और डीमन आर्मी के खिलाफ फ्यूचर कमांडर होने के नाते रोलैंड को अपनी सेल्फिश डिजायर से बंधा नहीं रह सकता था। फ्रंट लाइन पे लड़ रहे सोल्जर्स को यह देखना था कि रोलैंड अपने लोगों के साथ है। कभी कभी रोलैंड के साथ रहना और उसकी कहानियां सुनना एना के लिए काफी था। रोलैंड ने उसके नरम बालों में हाथ फिराते हुए धीरे से कहा कि चाहे वो कहीं भी हो, एना हमेशा उसकी कहानियां सुन सकती है। उसने वादा किया। एना थोड़ी परेशान होकर पूछती है कि यह कैसे मुमकिन होगा। रोलैंड मुस्कुराते हुए कहने लगा कि वो कल पता कर लेगी। फिर वो पलटकर एना को अपने नीचे दबा लेता है और उसके गले पर किस करता है। अगले दिन सुबह रोलैंड और एना साथ में नॉर्दर्न स्लोप पर गए। ऑफिस में रोलैंड ने एक कागज निकाला और उस पे कई डायग्राम्स बनाए। फिर उन्होंने एना और लूसिया को समझाया कि ये एक कम्युनिकेशन टूल है जो मैजिक के बिना काम करेगा। टेलीफोन का प्रिंसिपल सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक करंट और साउंड को एक नए कम्युनिकेशन टूल में बदलना। जैसे ही रोलैंड ने अपने आइडियाज और डिजाइन प्लान समझाए, एना ने तुरंत समझ लिया कि ये अनप्रेसिडेंटेड कम्युनिकेशन डिवाइस कैसे काम करेगा। वो जल्दी से रेम और सराया को बुलाने गई। नाइटिंगेल जब एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद भी थोड़ी कंफ्यूज थी तो लुचिया गहरी सोच में चली गई। मर्मरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे को जनरेट करते हैं और मैग्नेटिज्म को फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। उसकी बहन लिंग भी बोल पड़ती है। क्या ये वही बात है जो हमने चैप्टर 2 में एलिमेंट्री फिजिक्स में पढ़ी थी? नाइटिंगेल थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए एक टुकड़ा फिश जर्की उठाकर मिस्ट में गायब हो गई। रोलैंड ने इस सीन पे हंसना शुरू किया और बोला कि ये सिंपल लग रहा है, पर प्रैक्टिस में ये उतना आसान नहीं है। जब रेम और सराया नॉर्दर्न स्लोप पर आए, रेम ने नए मशीन को देखते हुए पूछा, ये कैसे काम करता है? रोलैंड ने स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उसने जल्दी से हैंडल घुमाया और हैंड क्रैंक जनरेटर से एक कॉल सिग्नल निकला, जिससे दूसरे एंड पर मैग्नेटिक बेल का आवाज आई। फिर एना ने रिसीवर और माउथपीस उठाया। जैसे ही रिसीवर बेस से उठाया गया, स्विच पॉप अप हो गया, जो ये इंडिकेट करता था कि वॉइस लाइन कनेक्टेड हो गई थी और अब कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती थी। सीन फिर दूर सदर्न टेरिटरीज में शिफ्ट होता है, अक्षान एको की होमलैंड में। ये जमीन पीले रेत से ढकी हुई है, जहां सिर्फ कुछ ही ओएसिस हैं, जहां 90% मोगिन लोग रहते हैं। इन ओएसिस में से एक में एक शहर है जो आयरन सैंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ये शहर 6 बड़े क्लैंस के कंट्रोल में है और नए लोग उनमें से किसी एक क्लैन को चैलेंज करके पोजीशन हासिल कर सकते हैं। ताकि पूरी जंग न हो, उन्होंने सीक्रेट ड्यूल्स का तरीका अपनाया है। इसलिए उनके और उनके साथियों को एक क्लैन ज्वाइन करने के लिए किसी क्लैन को ढूंढना होगा। शाम को स्कल टैवर्न में, जो बाहर से पुराना और खत्म नजर आता है, एक सीरीज इनकम्प्लीट स्कल्स लगी हुई थी जो टैवर्न का साइन बना था। अंदर एक शख्स स्कल शेप्ड गॉबलेट पकड़े हुए था, नीचे ड्रंकर्ड्स को देखते हुए। जमीन पर उलटी, शराबी और खाली बॉटल्स पड़ी हुई थीं, लेकिन ये सब पेट्रन्स के लिए नॉर्मल लग रहा था। अचानक किसी ने दूसरे फ्लोर पर एक दरवाजा खोला और तुलेमू को कुछ कहा। ये तुलेमू का टैवर्न था और वो एक माइनर क्लैन का चीफ भी था। तुलेमू ने थोड़ी देर के लिए रुककर अपने सबऑर्डिनेट से पूछा कि क्या उसने सही सुना। सबऑर्डिनेट ने बस दोबारा मैसेज दिया, कहकर कि आदमी के साथ जो औरत थी शायद वो एक विच थी। तुलेमू थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल आई। उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को कहा कि उन लोगों को अंदर लाओ, उनके हथियार छुपाओ और उन्हें गॉड पनिशमेंट के स्टोन्स पहनाओ। अपना गॉबलेट खत्म करते हुए तुलेमू ने अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराते हुए बोला कि लगता है कोई एंटरटेनमेंट आई है। विजिटर्स 2 लोग थे, दोनों लूज रोब्स में लपेटे हुए। एक ने अपनी हुड उतारी, अपनी पहचान दिखाते हुए। तुलेमू ने पहले सरप्राइज दिखाया और फिर जोर से हंसकर कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा मिलेगा।
एक्स ने अपने साथ वाले के लिए एक चेयर खींची और फिर डायरेक्टली तुलेमू के सामने बैठ गया। वो शांति से बोला कि तुलेमू को पता होना चाहिए कि वो क्यों आया है। तुलेमू को यह पता था और उसने एक्स के पुराने क्लैन की डिजास्टरस डिफीट का जिक्र किया सीक्रेट ड्यूअल में। उसने अपना सिर हिलाकर बोला कि एक्स को वापस नहीं आना चाहिए था क्योंकि अब उसके दुश्मन पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। तुलेमू ने अपने एम्बिशियस पास्ट को याद किया, लेकिन वो सब बहुत साल पहले की बात थी। एक्स बेफिक्र होकर तुलेमू को बोला कि वो काफी परेशान है कि वो लोग आयरन सैंड सिटी से बाहर कर दिए गए थे और ये बिल्कुल वही है जो उसने चाहा था। तुलेमू, जो उस आदमी को देखकर हैरान हो गया था जिसे उसने कई साल से नहीं देखा था, एक्स के बदला लेने की आशा को समझ गया, लेकिन उसे यह भी लगा कि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। अब जाकर ये अपने आप को मारने जैसा होगा। ये कहकर तुलेमू ने अपना ध्यान दूसरे क्लोक्ड फिगर पर डाला और तुरंत समझ गया कि ये वही गॉडेस है जिसका जिक्र उसके सबऑर्डिनेट ने किया था। तुलेमू ने कहा कि अगर गॉडेस क्लैन में शामिल हो गई है तो भी उनके बीच का फर्क नहीं बदलेगा। जो पुराने टाइम के एग्जाइल्स थे उनमें से ज्यादातर मार चुके हैं। एक्स और उसके साथ वाले क्या कर सकते हैं? यही वजह थी कि उन्होंने तुलेमू से मिलने का फैसला किया। 8 साल पहले वो भी चैलेंजर्स थे, लेकिन वो सिर्फ गेट कीपर्स बन गए, जो कि गार्ड डॉग्स भी कहलाते थे। एक शांति से भरी एक्सप्रेशन के साथ एक्स ने तुलेमू से पूछा कि क्या उसे कभी अपने लोगों को दूसरे क्लैंस के गुलाम बनने पर अफसोस नहीं हुआ। तुलेमू गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि जोर जोर से हंसने लगा। सोचता हुआ कि कोई चीज इतनी फनी नहीं हो सकती जितनी एक पागल बदला लेने वाले को देखना जो अपने ही डिस्ट्रक्शन की राह पर चल रहा हो। वो खड़ा हो गया और एक्स से पूछा कि क्या उसने ये विच को अपना नए क्लैन लीडर बनाकर सीक्रेट ड्यूएल शुरू करने का सोचा है। एक्स के पास आकर वो हंसकर पूछता है कि इससे उसे क्या फायदा मिलेगा। वो अपने लोगों को गेट कीपर्स के साथ लड़ने देना चाहेगा, सिर्फ ये चाहते हुए कि एक्स और उसके साथियों को आयरन सैंड सिटी में वेलकम किया जाए। अपनी बात के अंत में तुलेमू का टोन और भी सिनिस्टर हो गया। उसने पूछा कि एक्स उसे क्या फायदा दे सकता है ताकि उनकी मूवमेंट्स को सीक्रेट रखा जाए। एक धीरे से वो कुछ सजेस्ट करता है कि शायद दूसरे पार्टी को उस विच को टॉर्चर करने में इंटरेस्ट हो सकता है जो पहले उनकी दुश्मन थी। लेकिन एक्स ने वो गुस्सा नहीं दिखाया जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया था और उसके चेहरे पर कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। एक्स ने अपना भारी हाथ तुलेमू के कंधे पर रखा, मुस्कुराते हुए उसे एडवाइस दिया कि ज्यादा एक्साइटेड ना हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तुलेमू किसी को हरा सकता है। उसकी कायरता जो 8 साल पहले था वो अभी भी सबको दिखाई देता है और उसका हौसला शायद अपनी बातों से कम होगा। ये बात क्लियरली तुलेमू को पिंच की थी, लेकिन एक्स ने कहा कि वो सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं आया है। ये बात तुलेमू की इंटरेस्ट को जगा दी। एक्स धीरे धीरे बोलता है कि वो 6 मेजर क्लैंस को चैलेंज करेगा और आशा ट्राइब को उनमें सबसे आगे रखेगा। तुलेमू के दिमाग में बस एक ही बात थी, ये एक पागल का आइडिया है। अगर वो जो एक्स कह रहा है वो किया तो उन्हें 6 मेजर क्लैंस के खिलाफ लगातार लड़ना पड़ेगा, नीचे से ऊपर तक बिना किसी ब्रेक के। ऐसे सपने उतने ही वाइल्ड थे कि तुलेमू ने तुरंत इसमें इंटरेस्ट खो दी। क्या वो पूरे आयरन सैंड सिटी के दुश्मन है? ये सोचकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। अपने आप को जान से मारने से बचाने के लिए उसने एक्स और उसके साथियों को पकड़ने का हुक्म दिया। अचानक कई लोग हाथ में हथियार लेकर और गॉड पनिशमेंट के स्टोन्स पहने कदम बढ़ाते हुए आए, लेकिन उन्होंने एक मजाक भरी हंसी सुनी। अगले पल में एक्स के साथ वाले ने अपनी हुड उतारी और अपना चेहरा दिखाया। वो ऐश थी। तुलेमू हैरान हो गया। ये गॉडेस उनकी मजिन सैंड पीपल की नहीं थी, लेकिन उसे कुछ करने का वक्त मिलने से पहले उसके एक आदमी को पीठ में पंच मारा गया और उसका शरीर एक पास वाले टेबल पर गिर गया। बाकी लोग ऐश के पावरफुल पंचेस से वुडन वॉल्स के थ्रू गिर गए, दूसरे फ्लोर से पहले फ्लोर तक। टैवर्न में पूरा हंगामा हो गया और भी लोग हथियार लेकर अंदर दौड़कर आए, लेकिन ऐश ने उन्हें आसानी से संभाल लिया। बस अपने खाली हाथों से उनके तेज ब्लेड्स के खिलाफ लड़ाई करते हुए तुलेमू पीछे हटा और जमीन पर गिर गया। हैरान था कि गॉड पनिशमेंट के स्टोन विचेस पर क्यों असर नहीं कर रहे थे। अचानक एक छोटी तलवार उसके गाल के पास लगा दी गई। उसके माथे पर कुछ पसीने की बूंदें थीं और उसने सबको दूर रहने का हुक्म दिया। तुलेमू एक कोने में जाकर बहुत ज्यादा सांस लेने लगा और कांप रहा था। एक्स की आवाज वैसे ही शांत थी जब उसने पूछा कि क्या अब वो प्रॉपर बात कर सकते हैं। तुलेमू ने अपना सिर हिलाकर बताया कि गेट कीपर्स को 2 मेजर क्लैंस की सपोर्ट मिलती है और वो जल्दी ही अलर्ट हो जाएंगे। अब कोई भी भाग नहीं सकता। एक्स को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे गेट कीपर्स की कोई चिंता नहीं थी। तुलेमू अपने होठों को दांत कर एक्स के इंटेंशंस को समझने की कोशिश कर रहा था। ऐश को एक्स के साथ देखकर तुलेमू ने सोचा कि अगर एक्स इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ रखता है तो वो सीधा दूसरे क्लैन को चैलेंज कर सकता था। तो फिर उसने उसे क्यों ढूंढा? फिर अचानक उसकी आंखों में डर दिखाई दिया और उसने सोचा, क्या एक्स के पास कोई सपोर्ट करने वाला है? और वो फैक्शन जो उसका साथ दे रहा है वो सदर्न टेरिटरी से नहीं हो सकता। इसलिए उसे एक क्लैन का नाम चाहिए था ताकि वो सीक्रेट ड्यूएल शुरू कर सके। जैसे ही ये सोच उसके दिमाग में आई, एक डर का एहसास तुलेमू के अंदर उभर आया। तभी टू मफल थंडर की आवाज सुनाई दी।
जो खिड़की के बाहर से आई। ये आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, जैसे दूर से आ रही हो। अजीब बात यह थी कि तुलेमू ने कोई बिजली के स्ट्रीएक्स रात के आसमान में नहीं देखे। इसी वक्त एक्स के चेहरे पर एक मुस्कान थी। एक्स ने तुलेमू से कहा, ध्यान से सुनो, थंडर आ गया है। वेनर ने अपना टेलीस्कोप उठाया और दूर के ओएसिस की तरफ देखा। उसने अपना सिर हिलाकर गुस्सा दिखाया, क्योंकि आर्टिलरी शेल्स अपने टारगेट को मिस कर गए थे। उसके आसपास कई बड़े कैनन्स लगे हुए थे और आर्टिलरी क्रू मस्त थे फिर से रीलोडिंग करने में। रेत के मैदान में कैनन्स को सेट करना मुश्किल था और पहली बार की फायरिंग बेसिकली ट्रायल शॉट्स थी। जब दूसरी लोडिंग खत्म हुई तो फोर्ट्रेस कैनन्स ने जोर से गरजती आवाज की। कैनन के मजल से निकलती आग ने जमीन को थोड़ी देर के लिए रोशन किया और उड़ती हुई रेत क्रू के चेहरे पर लग गई, जिससे उन्हें अपनी आंखें सूखने लगीं। दूर गेटकीपर्स कैंप अब कैनन फायर से घूम गया था और टैवर्न के पास वाला वॉच टावर बिल्कुल टारगेट हो गया था। तुलेमू, जो ये खतरनाक एक्सप्लोजन्स देख रहा था, अपनी आंखें बढ़ाकर हैरानी से देखता रहा। ये थंडर नहीं था, ये तो हेवन से गिरती हुई आग थी, एक ऐसी ताकत जो इंसान के बस से बाहर थी। दूर गेटकीपर्स कैंप अब एक हेल बन गया था। आसमान से आग के शोले उछल रहे थे और उन्हें शोर सुनाई दे रहा था, जिसमें दर्द और कश्ती की चीख सुनाई दे रही थी। एक्स की तरफ अचानक मुड़ते हुए तुलेमू ने शोर मचाया कि ऐसी ताकत उससे कभी नहीं हो सकती, और ये जानना चाहता था कि एक्स ने किसके साथ अलायंस किया है। उत्तर की तरफ देखते हुए एक्स ने जवाब दिया कि ये एक काइंड किंग की ताकत है और कहा कि वो सदर्न टेरिटरी को सुरक्षा, रिसोर्सेस और ऑर्डर देगा। तुलेमू ने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने वो लास्ट एक्सप्लोजन याद की और उसका गुस्सा जो उसके गाल के नीचे रुक गया था उसके गले में अटक गया, जो निकल नहीं पाया। फिर एक्स ने तुलेमू को बताया कि सब लोग ऐसे ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ के लोग अपने जीने के लिए लड़ते, धोखा देते और एक दूसरे को मारते हैं। ओएसिस, जो जिंदगी का पालन करना चाहिए था, वो खून से डूबा हुआ है। गेटकीपर्स को मेजर क्लैंस के हक में इस्तेमाल करने से लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई। ये एक छोटी और बेवकूफी वाली अप्रोच थी। तुलेमू पहले शॉक हुआ, फिर अपने सिर को हिला दिया। उसे समझ नहीं आया कि एक्स, जो यहाँ पैदा हुआ था, ऐसे नाइव विचार क्यों रखता था। बिना लड़ाई और लूट खसोट के ये लिमिटेड ओएसिस सबको नहीं समझ सकते। उनमें ग्रे कैसल को हराने की ताकत नहीं थी, इसलिए सदर्न टेरिटरी से भागना इम्पॉसिबल था। कोऑपरेशन, डेडिकेशन। तुलेमू ने अपने मुंह पर टेढ़ी स्माइल के साथ बोला कि उनके रंग के कारण कोई उन पे भरोसा नहीं करेगा, दूसरे उन्हें बस इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे पहले दो क्लैंस ने ग्रे कैसल के थर्ड प्रिंसेस के साथ किया था। उन्हें सबको अजीब मेडिसिन्स दी गई थी, या तो वो लड़ाई में मर गए या फिर विलेजेस में बदलते लाश बन गए। जो सो कॉल्ड रिवॉर्ड्स दिए गए थे वो बस खाली वादे थे। एक्स ने अपने जज्बात दिखाए और कहा कि उसने भी कभी यही सोचा था। फिर उसका चेहरा सच में सीरियस हो गया जब उसने तुलेमू से कहा कि हकीकत ने उसे यह सिखाया है कि हमेशा कुछ लोग होते हैं जो नॉर्म्स को तोड़कर नई रास्ते दिखाते हैं। अचानक बाहर से घोड़े की गर्दन का शोर सुनाई देना शुरू हुआ, जो धीरे धीरे तेज होता गया। तुलेमू को देखने की जरूरत नहीं थी, उसे पता चल गया कि गेटकीपर्स की काउंटर अटैक फोर्स इकट्ठी हो रही थी। लेकिन एक्स ने मुस्कुराते हुए गेटकीपर्स को बेकार समझते हुए कहा, चाहे वो माने या न माने, एक नया ऑर्डर जरूर आने वाला है। गेटकीपर्स आर्मी घोड़ों पर सवार होकर हथियार उठाए हुए अपनी पहली चार्ज शुरू कर रहे थे हिल की तरफ, लेकिन उससे पहले कि वो अपने दुश्मन को देख पाते, वो एक्सप्लोजन्स में उड़ा दिए गए। जो लोग लकी थे, जो कैनन से मारे नहीं गए थे, उन्हें फिर एक दूसरी हैवी मशीन गन से मार दिया गया जो 200 मीटर की दूरी पर थी, माउंटेन टॉप के पास। जल्दी ही गन फायर की आवाज बंद हो गई। तुलेमू धीरे धीरे विंडो के पास गया, फिर अचानक उसके पैर नीचे गिर गए और वो घुटने के बल बैठ गया। उसने अपने आप से कहा, कांपते हुए, 2000 गेटकीपर्स सब मर गए। उसके बाद एको ने सेकंड फ्लोर की तरफ स्टेयर्स चढ़ी। जब तुलेमू ने उस नीली ग्रे बाल और भूरी स्किन वाली लड़की को देखा तो उसने तुरंत समझ आ गया कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो घुटने के बल झुका, अपना माथा फर्श पे लगा के एको के प्रति वफादारी का वचन दिया। वो और उसके लोग अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों तक एको की सेवा करेंगे। इस दिन के बाद एको आशा क्लैन की नई लीडर बन गई। अगले दिन एक आदमी बेड से उठता है और उसके साथ एक पूरी तरह से नेकेड लड़की पतली ब्लैंकेट के नीचे थी। अपने सबॉर्डिनेट से कुछ बातें करने के बाद आदमी मुड़ता है और अपने पास लेटे हुए लड़की को अपने हाथ से चपाट देता है और उसे ब्लैंकेट में लपेट कर निकलने के लिए कह देता है। फिर उसने अपने सबॉर्डिनेट से यह पूछा कि क्या हुआ था। जो सर्वाइवर्स भागकर वापस आए थे, उनके मुताबिक ओआसिस में जो बड़ा आग लगा था वो आसमान से आई हेवन की आग थी। ये सुनकर आदमी, जिसका नाम रुबाका था, आयरन विप क्लैन का चीफ था, रिपोर्ट सुनकर उसने जोरदार गाली दी, गेटकीपर्स को कावर्ड कहकर। रुबाका इतना गुस्से में था कि उसने सोचा कि उन्हें शहर के गेट पे लटका दे। उसके सबॉर्डिनेट ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि वो सुबह ओएसिस गया था और वही नजारा देखा था जो बताया गया था।
जमीन पर काले गड्ढे, लाशें और तोड़ फोड़ हुई इमारतों का सामान फैला था। शायद वो आसमान से आई हेवन की आग थी। उसे लग रहा था कि शायद कोई बड़ा सैंडवर्म या झुंझुनाते स्कॉर्पियन कैंप के ऊपर से गुजरा हो, जो सब कुछ तोड़कर चला गया हो। रुबाका उठकर विंडो के पास गया और समझ गया कि गेटकीपर्स को एक चाल में फंसाकर भगा दिया गया था, बिना दुश्मन को देखे। उसने सोचा कि ये कोई नया चैलेंजर होगा, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। चौथा बड़ा क्लैन होने के नाते उनको पहला टारगेट नहीं बनाया जाएगा, और इन बेवकूफ चैलेंजर्स को अपने गार्ड डॉग्स बना लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। जब चैलेंजिंग क्लैन के बारे में पूछा गया, सबॉर्डिनेट ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा कि वो आशा क्लैन था। रुबाका ने अपने सबॉर्डिनेट को हैरानी से देखा और फिर सुना कि ये सच था, और अब ओएसिस उनके फ्लैग से भरा हुआ था, जिसमें उनकी प्रिंसेस भी थी, जो कुछ साल पहले रुबाका द्वारा गुलाम बनाई गई थी। वो प्रिंसेस अब एक गॉडेस बन गई थी, जिसे कई फॉलोअर्स मिल गए थे, जिसमें काफी लोग नॉर्थ से भी थे। रुबाका एक कदम पीछे हटा और सोचा कि ये कैसे हो सकता है। रुबाका को नॉर्थ के किंगडम्स के बारे में अच्छी तरह से पता था। विचेस ग्रे कैसल के लोगों के लिए डीमंस की मिनियंस मानी जाती थी। अगर एक सैंड पीपल फीमेल स्लेव का किस्मत इतना बेहाल था, तो एक विच गुलाम के पास कोई भी चांस नहीं था बचने का। पर अब कैसे उसने नॉर्थ के लोगों का सपोर्ट जीता और फिर से दूर तक के सदर्न टेरिटरीज में लौट आई। उसे एक अजीब सी बात समझ में आई और एक घबराहट भी महसूस हुई। रुबाका ने गुस्से में आकर दीवार को पंच मारा। समझ गया कि सामने वाली पार्टी बदला लेने के लिए वापस आई थी। उसने गहरी सांस ली, अपने आप को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि नॉर्दर्नर्स के सोफिस्टिकेटेड हथियार होने के बावजूद ये मजन सैंड पीपल का इलाका था। तभी एक और सबॉर्डिनेट उसके हॉल में आया और रिपोर्ट दिया कि आशा क्लैन ने एक गिफ्ट भेजा था। वो गिफ्ट एक लकड़ी का बॉक्स निकला, जो एक कॉफिन जैसा लग रहा था। रुबाका ने हल्का सा उस बॉक्स को किक मारा, जो कई बार घूम गया, और अंदर कुछ बहुत हल्की चीज थी। उसने अपने लोगों से कहा कि बॉक्स को खोलकर देखें। जब बॉक्स खोला गया, उसमें कोई सिर, कान, चमड़ी या कोई भयानक चीज नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत कॉफिन था, जो सिर्फ नॉर्दर्नर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। रुबाका ने इस नजारे पर हंसी उड़ाई। फिर उसने अपने बड़े एक्स को उठाया, वही एक्स जो खून से लथपथ था, ज्यादातर आशा क्लैन के लोगों का। एक्स को घुमाते हुए उसने गुस्से में उस कॉफिन पर मार दिया और चिल्लाकर कहा कि एको ने अपने लोगों को अपने विरोध में मारते हुए नहीं देखा था। इस बार उसको वही किस्मत मिलेगी। अचानक एक्स के ब्लेड के दोनों साइड से चिंगारियां उड़ती हैं, जैसे किसी मेटल से टकरा गया हो। कॉफिन खाली नहीं था, अंदर कुछ था। चिंगारियों के बाद कॉफिन के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकलती है, जो तुरंत पूरे हॉल को भर देती है और तेजी से बाहर की तरफ फैलती है। एक शक्तिशाली ब्लास्ट वेव तुरंत रूम में सबको, रुबाका को भी, तोड़ देती है और चीर देती है। एक जोरदार धमाके के साथ आयरन सैंड सिटी के सभी लोग इस इनक्रेडिबल सीन को देख रहे थे। दूरी पर एक टैवर्न में तूला मुंह ने भी ये सब देखा। मजबूत आयरन विप क्लैन बस ऐसे ही मिटा दिया गया? उसने सवाल किया। धमाके से पहले तुलामू ने खुद देखा था कि एक्स कॉफिन को स्नो पाउडर से भर रहा था और उसमें फ्लिंट लगा रहा था। कॉफिन के ढक्कन से जुड़ा हुआ एक फ्यूज था और एक यंग विच ने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके कॉफिन को हल्का किया था। उसने समझाया था कि अगर कॉफिन को जबरदस्ती तोड़ा जाए या बस नॉर्मल तरीके से खोला जाए तो एक ब्लास्ट हो जाएगा। तुलेमू को स्नो पाउडर या फ्यूज के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसने उस खतरनाक सीन को देखा था। मुड़े हुए तुलेमू को फिक्र हुई, ड्यूएल तो शुरू भी नहीं हुआ था और उन्होंने इतने बेइज्जत तरीके से एक बड़ा क्लैन मिटा दिया। एक्स ने हंसी उड़ाई, कहकर कि रुबाका ने पुराने समय में होली ड्यूएल का अपमान किया था और ऐसे धोखेबाज लोगों को शुरू से ही यहाँ नहीं होना चाहिए था। एक्स को रुबाका के किसी भी बकवास में वक्त नहीं था। एक जल्दी मौत तो उसको दिखाने के लिए भी काफी थी। तुलेमू ने सोचा कि अगर रुबाका ने कॉफिन नहीं खोला होता तो क्या होता। मुस्कुराते हुए उसने जाना कि रुबाका के कैरेक्टर की वजह से उसके एक्शंस का अंदाजा लगाना आसान था। कॉफिन बस शुरुआत थी, और भी कुछ उसका इंतजार कर रहा था। तुलेमू को देखते हुए एक्स ने थोड़ा धमकी देते हुए कहा, अब लगता है कि वो 3 गॉड्स भी उस धोखेबाज की रक्षा नहीं करेंगे जिन्होंने उनका विश्वास तोड़ा। ये सुनकर तुलेमू कांप गया और फिर से आशा क्लैन और एको के प्रति अपनी वफादारी का वचन दिया। विचेस अपनी लिसनिंग मैजिक सील का इस्तेमाल करके ड्रैगन फॉल्स रिज को आखिरी घटनाएं रिपोर्ट कर रहे थे, फिर नेवरविंटर शहर को अपडेट कर रहे थे। नेवरविंटर शहर में नाइटिंगेल, जो मैजिक सील अपने हाथों पर रखकर रोलैंड के टेबल पर बैठी थी, अपने परफेक्ट फिजिक और सुंदर लंबी टांगों का शो ऑफ कर रही थी। अगर रोलैंड को मैजिक सील में कुछ बोलना होता तो उसे नाइटिंगेल के पास जाना पड़ता था। वो श्योर नहीं था कि उसे ओपनली देखना चाहिए या जल्दी से नजर छुपानी चाहिए। जब उसने सुना कि प्लान सही ट्रैक पर है, नाइटिंगेल के चिपके हुए 2 जोड़ी संतरों को देखते हुए रोलैंड ने अपना सिर हिलाया और फिर बोला, लुक्स ग्रेट। फिर जल्दी से ये ऐड किया कि उसका मतलब एक्स और सभी से था। स्पीयर ने रोलैंड की आवाज में कुछ अजीब महसूस किया
और चिंता की कि शायद रोलैंड को सर्दी हो गई हो। अपना गला को साफ करते हुए रोलैंड ने स्पीयर को बोला कि एक्स को प्लान कंटिन्यू करने के लिए कहना। जो विचेस नेवरविंटर शहर जाना चाहती हैं उनका स्वागत है, पर जो नहीं चाहती उन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। कॉल खत्म होने के बाद नाइटिंगेल उठकर चली गई और रोलैंड ने गहरी सांस ली। शायद सोच रहा था कि ये कॉल थोड़ा और लंबा होता तो अच्छा होता। उसके चेहरे देखकर नाइटिंगेल हंसी और फिर एक झटका से अपने लाउंज चेयर पर वापस बैठ गई। ड्राइड फिश खाते हुए अपनी स्टोरी बुक पढ़ने लगी। रोलैंड ने अपने आप को काफी मुश्किल से काम पर ध्यान देने की कोशिश की। उसने स्पीयर के जरिए रिमोट कम्युनिकेशन अचीव की थी, जो लेटर से काफी कन्वीनियंट और फास्ट था। वेस्ट टेरिटोरी में पहली टेलीफोन लाइन ऑलरेडी इंस्टॉलेशन फेज में थी, जो जल्दी ही दूसरे शहरों से कनेक्ट हो जाएगी। टेलीफोन पोल्स बनाने में वक्त और मेहनत काफी लगती थी और स्नो डैमेज के लिए भी वो असुरक्षित थे। इसलिए रोलैंड ने डिसाइड किया कि केबल्स को माउंटेन्स के साथ जमीन के नीचे डाला जाए ताकि वो ज्यादा कन्वीनियंट और सेफ रहे। अगला स्टेप था तकीरा विचेस की माइग्रेशन का इंतजार करना। जब वो अपने प्लान्स के बारे में सोच रहा था तभी एक जोर का एक्सप्लोजन सुनाई दिया विंडो के बाहर से। नाइटिंगेल तुरंत उठ गई और रोलैंड को बोला कि वो अपने ऑफिस में रहे, जबकि वो मिस्ट में गई और एक्सप्लोजन की तरफ भागी। इस दौरान विचेस के अपार्टमेंट में रैम ने बेडरूम में दाखिल होते हुए लिली को बताया कि एकेडमी डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंसिडेंट हो गया है। लिली, जो बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं थी, रैम का चेहरा धक्का देने की कोशिश कर रही थी और माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करती रही। रैम चिंतित होते हुए समझाती है कि सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं, एक बड़ा आग भी लग गया था। उसने पूछा, क्या ये डीमंस या चर्च का काम है? लिली ने अपना सिर हिलाया और कहा कि शायद कोई बेकार आदमी केमिकल लैब के साथ खेल रहा था और एक्सीडेंट हो गया। ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं, जब एक केमिस्ट ने कोई सब्सटेंस घर ले आया और बच्चा उसके साथ खेलकर घर में आग लगा बैठा, जबकि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। फिर भी यह घटना रोलैंड को गुस्सा दिलाने वाली थी। तब से लैबोरेटरी रूल्स और सेफ्टी मेजर्स को काफी बढ़ा दिया गया था। रैम ने अपना सिर हिलाया, लेकिन थोड़ी सी नाराजगी दिखाई, बिल्कुल चाहती हुई कि लिली उसके साथ चले। लिली, जो 1 साल से माइक्रोस्कोप पर फोकस थी, सोच रही थी कि रोलैंड की मदद करने में वो और ज्यादा मदद दे सकती थी। लेकिन विच यूनियन के हर कोई मेंबर लगता था कि वो नेवरविंटर शहर के डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाल रहा है, और लिली को लग रहा था कि वो थोड़ा अलग है क्योंकि वो ज्यादा मदद नहीं कर पाई थी। खासकर जब रैम ने अपनी एबिलिटीज का यूज करके रोलैंड को इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स बनाने में मदद की थी। रैम ने फोर्सफुली लिली को उठाया और कहा कि पूरे दिन अपने कमरे में रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लिली ने गहरी सांस ली और सोचा कि रैम सही कह रही है, शायद उसे कुछ फ्रेश एयर की जरूरत थी। रैम ने फिर से भागकर कमरे से निकलते हुए जल्दी से दूसरी विचेस को बुलाया, जो दरवाजे के पीछे छुपकर बैठी थी, और सभी ने मिलकर घटना का पता करने का सोचा। एवलिन, समर और नए ज्वाइन हुई विच यूनियन मेंबर्स एमी, वेनिला और मार्जी भी साथ थी। वेनिला और मार्जी ये चर्च से हैं और पहले वो एक प्योर वन थी, लेकिन अब वो नए ज्वाइन हुए थे और उनके हाथों में कोई खून नहीं लगा था, इसलिए रोलैंड ने उन्हें विच यूनियन में शामिल होने दिया। मार्जी ने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके ग्रुप को एकेडमी डिस्ट्रिक्ट तक जल्दी से पहुंचाया। वहां का इलाका पहले ही पुलिस ने कॉर्डन कर दिया था और रहने वालों को पास आने से मना किया गया था, लेकिन विचेस ने सड़कों और दीवारों के जरिए एकेडमी में बिना किसी को देखे घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। वो दूसरे फ्लोर तक पहुंच गई, जहां जलती हुई लकड़ी की बदबू थी। उस बदबू के पीछे चलकर उन्होंने जल्दी से इंसिडेंट साइट को ढूंढा, एक क्लासरूम जो कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में था। दीवारें क्रैक थीं, जो जमीन तक फैली हुई थी। रैम ने दीवारों का चक्कर लगाया और फिर समर का टर्न आया। समर क्लासरूम के बीच में आई और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। जैसे ही उसकी मैजिक बाहर आई, वैसे ही टूट फूट हुई दीवारें अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गईं और चेयर्स जो इधर उधर पड़ी थी वो बिल्कुल सीधी हो गई। ये खाली क्लासरूम अचानक स्टूडेंट्स से भर गया। कुछ डेस्क पर सो रहे थे, कुछ ग्रुप्स में बात कर रहे थे। मार्जी और वेनिला, जो पहली बार समर की एबिलिटी देख रही थी, हैरान हो गई। एमी, जो पहली बार देख रही थी, किसी भी डर के बिना बस अप्रिसिएशन दिखाई और कहा, दैट्स अमेजिंग। जब वो बात कर रही थी, तभी रैम ने अचानक उनका ध्यान एक कोने की तरफ खींच लिया, जहां कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने 2 दूसरे स्टूडेंट्स को कॉर्नर कर लिया था। एक स्टूडेंट अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर दूसरे की रक्षा कर रहा था, जबकि दूसरा स्टूडेंट डर के मारे पीछे छुपी हुई थी। विचेस ने चेहरे पे गुस्सा दिखाया। लग रहा था ये बुलिंग का केस हो। आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन लिप रीडिंग से यह पता चल गया कि जो आर्ग्यू कर रहे थे वो दोनों कॉर्नर्ड स्टूडेंट्स के ओरिजिन के बारे में बात कर रहे थे। बड़े और पुराने स्टूडेंट्स उन्हें टिमोथी के फॉलोअर्स होने का इल्जाम लगा रहे थे और उनसे कहा कि वो ईस्ट टेरिटरी वापस चले जाएं।
कुछ बड़े स्टूडेंट्स ने फिजिकल अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया और एक स्टूडेंट को कॉर्नर कर दिया। सिचुएशन जल्दी से कियोस में बदल गई। छोटी स्टूडेंट जो एक लड़की थी, एक अग्रेसर को घुटने पर मारकर अपने आप को फ्री कर गई। सब लोग उसके पीछे भागने लगे। उसकी तेज दौड़ और चलने की टेक्निक ने विचेस को हैरान कर दिया। एमी ने अपने हाथ फटाक से क्लेंच्ड कर लिए, चुपके से लड़की के लिए चीयर करते हुए। वनीला ने चिंता दिखाई और कहा कि लड़की की ताकत काफी कम लग रही थी। उसने ये भी कहा कि सिर्फ एक बॉडी पार्ट पर अटैक करना ओपोनेंट्स को आसान बना देता है कि वो आपके मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकें, जो प्रोलॉन्ग्ड फाइट में नुकसान दे सकता है। रैम ने क्यूरियस होकर वनीला को देखा और उसकी नॉलेज देखकर हैरान हुई। वनीला थोड़ी उदास हो गई और माफी मांगते हुए बोलने लगी कि ये सब उसने चर्च में सीखा था, लेकिन वो अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाई। एवलिन को डरा हुआ था कि सब लोग उसे उसके पास्ट के बारे में बुरा सोच रहे होंगे, इसलिए वो आई और वनीला को तसल्ली दी, उन्हें याद दिलाते हुए कि किंग रोलैंड ने कहा था कि वनीला वो बुरे प्योर वन विचेस जैसे नहीं थी और उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। लिली ने भी वनीला की एनालिसिस को सहमति दी और कहा कि लड़की को मुश्किल हो रही थी। अचानक एक लंबा स्टूडेंट ने एक चेयर उठाई और लड़की के ध्यान के हटने पर उसने चेयर को पीछे से उसके सिर पर मार दिया। चेयर लड़की के सिर पर लगी और दर्द के बावजूद वो लड़की अपने आप को उन बड़े स्टूडेंट्स से दूर कर गई, अपने खून से भरे सिर को थाम कर। जैसे ही उन बड़े स्टूडेंट्स ने लड़की के पास आने की कोशिश की, लड़की ने अचानक एक दर्दनाक चेहरा दिखाया और फिर एक जोर से चीख मारकर उसकी बॉडी से बिजली के तार निकलने लगे। ग्लास टूट गया और दीवार में एक बड़ा होल बन गया। जो लोग वहां थे वो डर गए और भाग गए। एवलिन हैरान थी, जाने कि उस लड़की ने अभी अपनी विच पावर जगाई थी। सारी विचेस जो वहां थी वो समझ गई कि एक विच का पहला अवेकनिंग अक्सर भयानक दर्द के साथ होता है। जब मैजिक उसके शरीर में इकट्ठा होता है, कई विचेस अपनी पावर्स को बेकाबू होकर दिखाती हैं और ये उनका सबसे ज्यादा वल्नरेबल मोमेंट होता है जब वो अपनी एबिलिटीज को पहचानती हैं। कुछ साल पहले अगर कोई विच को पब्लिक में पहचाना जाता तो ये जिंदगी की खत्म होने का वक्त होता। बिजली जल्दी से डिसिपेट हो गई, लेकिन क्लासरूम का फर्श और बाहरी दीवार इलेक्ट्रिक स्ट्राइक से जल गई थी। अपनी तकलीफ के बावजूद लड़की अपने कोने में खड़ी अपनी दोस्त के पास गई और उसे उठाया। लिली को यह बात बहुत शानदार लगी कि इतनी ज्यादा कमजोरी के बावजूद लड़की ने अपनी दोस्त को नहीं भूलने दिया। जब लड़कियां वहां से भाग गईं, सबने उनकी तारीफ की। सबको यह पता चल गया कि नेवरविंटर के शहर को एक नई विच मिल गई थी और उन्हें तुरंत वेंडी को इन्फॉर्म करना जरूरी था। वो जल्दी से विच बिल्डिंग वापस आए। जब वेंडी को यह पता चला कि उन्होंने डेंजर जोन में घुसकर पुलिस लाइन क्रॉस की थी, तो उन्हें डांट दी कि उन्होंने सबकी सेफ्टी को खतरे में डाल दिया। सिल्वी को पहले ही सब कुछ पता चल गया था और उसने समझ लिया था कि ये एक मैजिकल अवेकनिंग थी। वेंडी अब भी गुस्से में थी और उनसे पूछ रही थी कि क्या वो पनिशमेंट चाहते हैं 3 सेट्स ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस देने के लिए, लेकिन वो वैसे ही नहीं चाहती थी कि वो उन्हें सच में सजा दे। सबने जल्दी से एक्सक्यूजेस बनाए और वहां से निकल गए। लिली ने वेंडी से माफी मांगी जब वो रैम को खींच रही थी, लेकिन जब से उन्होंने स्कूल में ये सब देखा था, रैम का मूड काफी उदास हो गया था। जब वो अपने कमरे में वापस आए, लिली ने दरवाजा बंद किया और रैम से पूछा कि क्या हो गया था। रैम, जो आंसुओं से भर गई थी, रोने लगी और काफी उदासी से बोली कि नई विच भी बिजली जनरेट कर सकती थी। लिली ने पूछा कि तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। रैम आंसू भरे चेहरे के साथ बोली कि उसे लग रहा था कि वो रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से जुड़ा होता है और उसकी पावर्स भी नई लड़की की पावर से मिलती जुलती थी। रैम को लग रहा था कि वो लड़की एक और रैम थी। लिली ने उसे तसल्ली दी कि चाहे उनकी एबिलिटीज मिलती जुलती हो, रोलैंड उसे कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। लेकिन रैम फिर भी अपनी चिंता को नहीं दूर कर पाई। लिली को रैम की बात याद आई और अचानक उसके जहन में एक एपिफनी आई। वो बिना रैम को और तसल्ली दिए भाग गई और रैम ने उससे पूछा कि उसके जहन में क्या चल रहा है। लिली ने हाथ हिलाकर रैम को कहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर तुम्हें अपने स्टडीज में अच्छा करना है तो अपना ध्यान लगाओ। अब एक नई मंजिल पाकर लिली ने माइक्रोस्कोप में देखना शुरू किया और थोड़ी देर बाद लिली के कमरे में एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी भर गई। अगले दिन बराव और स्क्रल ने रोलैंड के ऑफिस में साथ में एंटर किया। रोलैंड ने चिंता के साथ रीसेंट एक्सप्लोजन के बारे में पूछा। खुशकिस्मती से इस घटना में कोई भी जान से नहीं गया, लेकिन कुछ लोगों को इवैक्यूएशन के दौरान गिरने से फ्रैक्चर्स आए और काफी लोगों को छोटी मोटी जलने की चोट लग गई थी, पर सभी नाना के ट्रीटमेंट से जल्दी ठीक हो गए। एक्सप्लोजन सुनते ही टीचर्स ने तुरंत जो भी काम कर रहे थे वो रोक दिया और इवैक्यूएशन में मदद की। फर्लन पहला व्यक्ति था जो रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट आर्मी का एक मॉक एनिमी रेड था जो एक ड्रिल का हिस्सा था, और स्टूडेंट्स को पैनिक नहीं करने की एडवाइस दी। इससे साइट पर सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो गई
और इंजरीज काफी हद तक उसी क्लास में हुई थी जहां एक विच की अवेकनिंग देखी गई थी। रोलैंड ने फर्लन की तारीफ की, जो फर्स्ट आर्मी की बड़ी रिस्पेक्ट का इस्तेमाल करके नेवरविंटर सिटी में ऑर्डर बनाए रखा और पैनिक को कम किया। उसे यह भी अच्छा लगा कि एगाथा तुरंत स्कूल गई और अपनी पावर्स का यूज करके आग बुझाई, जिसने मेन एकेडमिक बिल्डिंग को बचा लिया। जहां तक रोलैंड का प्लान था इस घटना से डील करने का, उसने पहले बारोफ और स्क्रल की राय सुनी चाहिए। बारोफ ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा कि उनका मानना था कि असली मसला बुलिंग नहीं, बल्कि इसके पीछे का रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था। एक ग्रुप गोल्डन वीट सिटी से था जो पुराने में टिमोथी के कंट्रोल में था और अब तक सरेंडर नहीं किया। बारोफ को शक था कि उनके पीछे के एडल्ट्स इस इलाके को गद्दार का लैंड कह रहे थे, जो बच्चे समझ नहीं पाए थे। उसने ये कंक्लूड किया कि जो लोग ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर रहे थे उनके पेरेंट्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को जल्दी से खत्म करना चाहिए। जहां तक विच की अवेकनिंग से पब्लिक के लिए हो सकते खतरे का सवाल था, उसने ये भी कहा कि इसे लॉज में शामिल करना चाहिए। रोलैंड ने सेटिस्फाइड होकर सिर हिला दिया। उसे ये पसंद आया कि बारोव ने पहले फाइट के पीछे का असली रीजन आइडेंटिफाई किया, जो पिछले 2 सालों में काफी प्रोग्रेस दिखाता है। लेकिन रोलैंड को लगा कि बारोव का सोल्यूशन सबसे अच्छा नहीं था। फिर रोलैंड ने स्क्रल की तरफ देखा और उसकी ओपिनियन जानना चाहा। स्क्रल ने एक अलग सोल्यूशन दिया। उसके लिए नेवरविंटर के नागरिक ग्रे कासल के हर कोने से आए हुए थे। उसे ये क्लियर था कि हर कॉन्फ्लिक्ट को कानून में शामिल करना सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं हो सकता। उसका मानना था कि लोगों को सही और गलत समझाने की ज्यादा जरूरत है और ये सिखाना कि कहां से आने पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक विच की अवेकनिंग से पब्लिक इम्पैक्ट का सवाल था, स्क्रल ने सजेस्ट किया कि रोलैंड को एगाथा और तकीरा विचेस से कंसल्ट करना चाहिए। वो इस तरह की सिचुएशन से ज्यादा वाकिफ होते। रोलैंड ने अपनी टी कप उठाई और धीरे से एक सिप लिया। उसने समझा कि ये कॉन्फ्लिक्ट बस एक बेसिक रीजनल डिस्प्यूट था। उसका मानना था कि ये बेहतर होगा कि ये आइडिया प्रमोट किया जाए कि सब लोग एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं और जो रेबल्स हैं वो सिर्फ एक छोटी ग्रुप हैं जिनके अपने मोटिव्स हैं। ये मैसेज एजुकेशनल मटेरियल्स में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस टॉपिक पर डिस्कशंस को मना करना ज्यादा रीजनल डिविजन्स बढ़ा सकता है। जहां तक विचेस और ऑर्डिनरी लोगों के बीच रिलेशनशिप का सवाल था, रोलैंड ने फैसला किया कि पहले वो तकीरा के अप्रोच के बारे में जानेंगे। रोलैंड ने इस घटना को एक कॉमन ब्रॉल समझकर ट्रीट करने का फैसला किया। उस स्टूडेंट को जो विच को चेयर से चोट पहुंचाई थी, उन्हें अपनी और विच के मेडिकल एक्सपेंसेस दोनों का भुगतान करना पड़ेगा और विचेस यूनियन इंजर्ड पार्टी के खर्च को कवर करेगा। स्कूल बिल्डिंग की रिपेयर जल्दी से करनी थी। साथ ही फ्यूचर प्रिवेंटिव मेजर्स में स्क्रल के सजेशन को फॉलो करते हुए पब्लिक ओपिनियन को लोगों को गाइड करने में इस्तेमाल किया जाएगा। बारोव और स्क्रल दोनों समझकर सिर हिला रहे थे। जहां तक नए अवेकन हुई विच का सवाल था, रोलैंड ने स्क्रल को यह कहने को कहा कि वो उससे कुछ दिन आराम करने को कहे ताकि वो अपने इमोशंस को काम कर सके, और वेंडी को कहा कि वो उसके साथ रहे। शाम को जब वेंडी ने नए विच के अवेकनिंग के बारे में सुना तो वो खुशी से भर गई। एक बेंटो बॉक्स लेकर मेडिकल सेंटर गई और वहां देखने को मिला कि नाना और मिस्टर पाइन एक कपल से बात कर रहे थे। दूर से ये लग रहा था कि वो कपल अपने घुटने मोड़ना चाहते थे, जैसे कि नील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मिस्टर पाइन ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद वो कई बार झुके और फिर अपनी बेटी को अकेला छोड़कर थोड़ी नफरत के साथ वहां से चले गए। वेंडी ने क्यूरियस होकर पूछा कि वो लोग कौन थे। मिस्टर पाइन ने बताया कि वो छोटी विच के पेरेंट्स थे जो अपनी बेटी को अकेला छोड़ने को लेकर चिंतित थे। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि बच्चों का ये स्टे राजा के ऑर्डर पर है, तो उन्होंने जल्दी से राजा के लिए अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया। मिस्टर पाइन की आवाज में थोड़ा रिग्रेट और गर्व दोनों का मिक्स था जब वो बात कर रहे थे। वेंडी मुस्कुराई और बोली कि हर कोई ये नहीं कर सकता कि अपनी बेटी के लिए लॉर्ड के कासल पर स्टॉर्म कर दे जैसे उन्होंने किया। इस बात ने वेंडी को समर के पेरेंट्स याद दिलाई। उसने एक गहरी सांस ली। फिर जब वो विच के पेरेंट्स को देख रही थी, समर के पेरेंट्स के कंपैरिजन में वेंडी को लगा कि ये पेरेंट्स अपनी बेटी की वाकई फिक्र करते हैं। अपने कोट से स्नो हटाकर वेंडी मेडिकल सेंटर के अंदर गई। जब वो वहां वापस आई, रोलैंड के साथ एगाथा और फिलिस रूम में आए। एगाथा ने नेवरविंटर में विचेस के अवेकनिंग को लेकर अपनी चिंता दिखाई। पिछले साल में सिर्फ एक विच का अवेकनिंग हुआ था, जो ताकीरा के दौर के दौरान होने वाले अवेकनिंग्स का बस एक छोटा हिस्सा था। थर्ड डिवाइन वॉर के नजदीक आने और मैजिकल एनर्जी के ज्यादा एक्टिव होने के साथ अवेकनिंग्स का रेट इतना कम नहीं होना चाहिए था। ताकीरा के विचेस से एडवाइस लेने पर यह पता चला कि कोई ऐसा फैक्टर है जो नए विचेस के अवेकनिंग को अफेक्ट कर रहा है, और ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड था। इस दुनिया में मैजिकल पावर का फ्लक्चुएशन होता है, जो रेड मून के पास आने पर ज्यादा अबंडेंट हो जाता है। उसके बाद एक शॉर्टेज होती है। लेकिन अभी एक्टिव मैजिकल पावर के बावजूद
नए विच अवेकनिंग्स नेवरविंटर में रेयर हो गई थीं। रोलैंड ने कुछ देर तक सोचा और फिर पूछा कि क्या इस फैक्टर को पहचाना जा सकता है। अगर उनकी स्पेकुलेशन सही हो। दोनों विचेस एक दूसरे को देखी और सिर हिला दिया। ये देखकर रोलैंड मुस्कुराए और बोले, चलिए मान लेते हैं कि गॉड्स अभी छुट्टी पर हैं। वैसे भी हमें डीमंस को हराना तो है। फिलिस रोलैंड की डीमन से लड़ने में अपनी अटूट विश्वास को देखकर हैरान थी। चाहे इस नए खबर को जानने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सोची और फिर अग्री हो गई। रोलैंड ने फिर तकीरा के दौर में विच अवेकनिंग्स के पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में पूछा और ये भी जाना कि उन्हें कैसे हैंडल किया गया था। फिलिस ने समझाया कि उस वक्त सबको हाफ आवर रूल का पता था। सीधे शब्दों में एक विच के अवेकनिंग के कुछ वक्त पहले कुछ निशान मिलते थे। मैजिकल पावर का एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता था, जो लगभग आधा घंटा तक चलता। इस दौरान कुछ सिम्टम्स जैसे पेट दर्द और बेचैनी महसूस होती थी। विच को अपने अवेकनिंग का ऐलान जोर से करना पड़ता था ताकि सब लोग तुरंत उससे दूर भाग जाएं। अगर कोई रुकता और बाद में चोट खाता तो उसे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती थी, लेकिन अगर किसी विच ने लाउडली अनाउंस नहीं किया तो उसे भी सजा मिलती थी। रोलैंड को यह अप्रोच अच्छा लगा। बस ये जरूरी था कि सब लोग विचेस के बारे में अवेयर हों। इससे ये भी प्रमोट होता था कि विचेस इंसानों में ही पैदा होती हैं और ये क्लियर हो जाता था कि कोई भी लड़की कभी भी विच के रूप में अवेकेंड हो सकती है। ये बात रोलैंड को मॉडर्न ट्रैफिक रूल्स जैसे ट्रैफिक लाइट्स के बारे में याद दिलाई। सबके लिए सबसे अच्छा है कि वो इन रूल्स को फॉलो करें ताकि कोई नुकसान ना हो। इस सोच के साथ रोलैंड ने तुरंत विचेस के कंडक्ट के बारे में लॉ बनाना शुरू कर दिया। मेडिकल सेंटर में, जो रोलैंड के रेनोवेशंस के बाद मॉडर्नाइज्ड हो चुका था, नाना नए विच के साथ थी। मिस्टर पाइन ने दरवाजा खोला और नाना को लंच के लिए बुलाया। वेंडी को देखकर नाना ने खुशी से उसे ग्रीट किया। वेंडी के हाथ में लंच बॉक्स देखा और उसके इंटेंशन समझकर नाना नए विच को बाय कहकर अपने पिता के साथ चली गई। वेंडी बेड के पास गई, लंच बॉक्स कैबिनेट पर रखा और नए विच शैरन से पूछा कि उसके लिए विच बनने का कैसा एक्सपीरियंस रहा। शैरन, जिसके पिंक बाल और गुलाबी आंखें थीं, काफी प्यारी लग रही थीं। उसने अपने पेट को छुआ और कहा कि अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था, जो नाना ने उसे मैजिक पावर के बारे में बताया था। शैरन वेंडी को देखते हुए पूछती है, क्या वो भी विच है और क्या पहला एक्सपीरियंस हमेशा दर्दनाक होता है। ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन वेंडी को बिल्कुल समझ में आ गया था कि वो क्या कहना चाहती थी। वेंडी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और शैरन को यह भरोसा दिया कि जब वो अपनी मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाएगी तो वो उसका एक हिस्सा बन जाएगी। वेंडी ने लंच बॉक्स खोला और गर्मा गर्म खाना शैरन को दिया, जिसे देखकर शैरन ने अपनी भूख को पूरा करते हुए खाना शुरू कर दिया और उसका पेट जोर से गुर्राया। शैरन ने गर्मा गर्म लंच बॉक्स देखकर तुरंत अपना मन बहला लिया। वेंडी ने किंग के ट्रेडिशन के बारे में सोचा, जो नए विचेस के लिए एक बैंकेट रखते हैं, और समझा कि खाना इस्तेमाल करने से इमोशन को स्टेबलाइज करने की ताकत कितनी ज्यादा है। शैरन ने जल्दी से अपना खाना खत्म कर दिया और एक भी दाना नहीं छोड़ा। वेंडी ने उसे पानी का एक कप और कुछ नैपकिन्स दिए। शैरन ने अपना मुंह पोंछने के बाद वेंडी ने पूछा कि क्या उसका दोस्त घर वापस गया है। शैरन ने सिर हिला दिया और कहा कि मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। वेंडी को हैरानी हुई, क्या लड़का शैरन से मिलने नहीं आया। शैरन ने समझाया कि जैसे वो बुलीज साउथ से थे, वैसे ही वो लड़का भी साउथ से था और शायद उस लड़के को मुझ पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वेंडी को लगा था कि शैरन ईस्ट से है, इसलिए उसने उसकी मदद की थी। शैरन एक टुकड़ा सूखा मूली चबाते हुए सच्चाई से कहा कि चाहे वो कहां से भी आए, उनके बीच के नोबल के झगड़े का उनसे कोई लेना देना नहीं था। बुलीज सिर्फ बुलीज थे। जो गलत है वो गलत है, और अगर शैरन खड़ी नहीं होती तो कोई भी गलती सुधारने नहीं आता। वेंडी कुछ देर के लिए हैरान रही और फिर अपने आप को संभालते हुए कुछ नहीं कहा। बस सोचा कि रोलैंड शायद ज्यादा सोच रहे थे। ये छोटी सी लड़की किसी के कंफर्ट की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों में जो डिटर्मिनेशन थी, उससे वेंडी को पता चल गया कि शैरन अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं कर रही थी। अगला दिन रोलैंड को शैरन की एबिलिटी की रिपोर्ट मिली। वेंडी ने पिछले रात की मुलाकात के बारे में मुस्कुराते हुए बताया, शैरन ने न केवल अपनी नई आइडेंटिटी को अपनाया था, बल्कि अपनी विच यूनियन में शामिल होने की इच्छा भी बताई। रोलैंड ने शैरन की रिपोर्ट को देखा। उसकी उम्र 15 साल थी और उसका मैजिकल पावर एवरेज से ऊपर था। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि उसका लेवल तकीरा के दौर के कुछ एडल्ट विचेस के बराबर था। लगता है फिलिस भी एबिलिटी टेस्ट के दौरान मौजूद थी, क्योंकि वो हमेशा नए विचेस के आने पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती थी। शैरन की एबिलिटी थी बिजली जनरेट करना, लेकिन उसे प्रिसाइज कंट्रोल अभी तक नहीं आया था। जब उसने करंट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो उसका मैजिकल पावर कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ गया, लेकिन फिर भी वो लकड़ी को आसानी से तोड़ सकती थी
और मेटल ऑब्जेक्ट्स को पिघला सकती थी। वो बल्ब को भी रोशन कर सकती थी, लेकिन अक्सर फिलामेंट जल्दी ही खत्म हो जाता था। लेकिन शेरन की पावर ट्रांसमिशन इतनी मजबूत नहीं थी। रोलैंड ने सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया और सोचा कि शेरन में काफी पोटेंशियल है। वो इंतजार करेगा कि जब शेरन और ज्यादा नॉलेज लेगी और जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसकी एबिलिटीज कैसे इवॉल्व होंगी। रोलैंड ने शेरन को विच यूनियन में शामिल होने की परमिशन दे दी और उसे अपनी एबिलिटीज को प्रैक्टिस करते हुए पढ़ाई पर ध्यान देने पर इंस्पायर्ड किया। शेरन की मजबूत सेंस ऑफ जस्टिस को देखते हुए रोलैंड को लगा कि उसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में शामिल करना अच्छा रहेगा। बिजली जनरेट करने वाली एक छोटी लड़की जो सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही हो और कभी भी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए तैयार हो, एक अजीब और फेमिलियर सिचुएशन लगती थी। जब वेंडी ने अपने काम की रिपोर्ट दी और विचेस बिल्डिंग में लौट रही थी, तब अचानक उसने अपने पीछे पंखों की आवाज सुनी। ये मेजी थी जो चिंता में कू कर रही थी। मेजी की परेशानी देखकर वेंडी चिंतित हो गई और जल्दी से पूछा कि क्या हो गया। जल्द ही लाइटनिंग भी आ गई और मेजी को नाइटिंगेल और रोलैंड को तुरंत ढूंढने का आदेश दिया। मेजी कासल की तरफ उड़ गई, जबकि वेंडी और लाइटनिंग विचेस बिल्डिंग के नीचे की तरफ दौड़ रहे थे। अचानक बिल्डिंग से कई सारे मशरूम्स बाहर उड़कर उनके सिर पर गिरने लगे। वो जल्दी से सीढ़ी चढ़कर दरवाजे के पास पहुंचे, जहां देखा कि लिली और रैम दरवाजा रोक रहे थे, जो मशरूम से लगभग फट रहा था। लिली, जो फीके चेहरे के साथ थी, उसने मान लिया कि मशरूम्स उसकी मैजिक के कारण उगे थे। सब लोग लिली की तरफ देखे, सोच रहे थे कि शायद उसकी पावर्स इवॉल्व हो गई हैं। जब लग रहा था कि सिचुएशन काफी खतरनाक हो गई थी, तब एना और नाइटिंगेल सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए वहां आ गई। नाइटिंगेल ने अपनी डैगर को दरवाजा तोड़ने के लिए निकाला, जबकि एना ने अपनी पावर से ब्लैक फायर का इस्तेमाल करते हुए कमरे के सारे मशरूम्स को मिटा दिया। रोलैंड ने अपने हाथ में मशरूम्स देखकर समझ लिया कि लिली की पुरानी ऑब्जर्वेशन की वजह से ये स्पोर्स यहां तक पहुंचे थे। लिली को लगा कि वो मुश्किल में है और उसे डांट मिलेगी, लेकिन रोलैंड ने धीरे से उसके बाल छुए और उसके काम की तारीफ की। सरप्राइज की बात यह थी कि लिली ने न तो शर्मिंदगी दिखाई न आंखें घुमाई, बल्कि रोलैंड की तारीफ को अपने गालों को लाल करते हुए अपनाया। रोलैंड मुस्कुराए और कहा, चलिए आज लंच में मशरूम फीस्ट करते हैं। दूर सबसे दक्षिणी शहरी इलाके में जमीन के नीचे से आग निकल रही थी, जो बहुत अलग दुनिया को जन्म दे रही थी, जो बाहर के ठंडे रेगिस्तान से बिल्कुल अलग थी। एंड्रिया ने इस जगह की अजीब नेचर पर बात की, लेकिन ऐश ने इसे एक स्टीमर जैसा महसूस होने की बात कहकर इग्नोर कर दिया। एंड्रिया ने ऐश के बिना टेस्ट और स्टाइल के कमेंट को ऊपर से उछाल दिया, जिसके बाद ऐश ने अपने तरीके से एंड्रिया को कहा कि वो अपना पसीना पोंछ ले। जैसे ही वो दोनों बहस कर रहे थे, तुलेमू, जो एक हफ्ते के बाद इस ग्रुप को समझने लगा था, चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो दो विचेस जो उसके सामने थी, वो सुपर पावरफुल थी। तुलेमू भी एंड्रिया से एग्री करता है कि वो सबसे खूबसूरत जगह में है, जो सदर्न टेरिटरी का हिस्सा है, इटर्नल सी ऑफ फायर। एको को भी ये बहुत खूबसूरत लगा। सोच रही थी कि ये जगह अगर बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट और खून खराबे के एंजॉय की जा सके तो अच्छा होता। हमिंगबर्ड भी बोला, जैसे रोलैंड ने एक बार कहा था, इसे नेशनल नेचुरल पार्क बना दिया गया था। एंड्रिया ने बोला, रोलैंड की किंग लाइक विजन और उसकी ग्रेट टेस्ट को अप्रिशिएट करते हुए, जो एशेस ने नेचुरली एक और टीजिंग का मौका समझा। जैसे ही टीम आगे बढ़ती है, तुलेमू, जो कि पीछे चल रहा था, क्यूरियस होता है रोलैंड के नाम के बारे में, जो दोनों विचेस और एंड्रिया के कॉन्वर्सेशंस में बार बार सुनने को मिल रहा था। वो सोच रहा था कि इस किंग ने ऐसा कैसे भरोसा और रिस्पेक्ट कमाई होगी। जब ग्रुप हाई प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वहां इंतजार कर रहे क्लैन के वॉरियर्स ने हिस की आवाज दी, जबकि दूसरे मेजर क्लैंस के लोग बस केयरलेस देख रहे थे। तुलेमू बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि जो भी क्लैंस अभी वहां थे, वो सब अब हिस्ट्री बनने वाले थे। पहले क्लैन के चीफ ने उठकर आशा क्लैन के चीफ को जवाब देने को कहा। एको ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी, और दूसरी विचेस भी उसके साथ चल पड़ी। एको को पहचान कर, जो पहले स्केल्स डुअल में शामिल थी, पहले क्लैन के चीफ ने रूल्स की एक्सप्लेनेशन स्किप कर दी। उन्हें स्वोगो क्लैन के साथ बैटल करनी थी, जिसमें 22 वॉरियर्स थे। प्लेटफॉर्म के दोनों साइड्स पर वेपन रैक्स रखे गए थे, जहां ड्यूअल्स अपने हथियार चुन सकते थे। एशेस, जो शुरू में अपनी ग्रेट सोर्ड पकड़कर खड़ी थी, तुलेमू से यह सुनने के बाद कि पर्सनल वेपन्स ड्यूअल में अलाउड नहीं है, अपना ग्रेट सोर्ड जमीन में डाल दिया और बड़े पत्थर का टुकड़ा तोड़ दिया। तुलेमू ने अपने मन में सोचा कि अगर ऐश अपनी पूरी ताकत लगाती तो उसका टैवर्न तो बस उसके हाथ से ही तोड़ दिया जाता। ऐश ने वेपन्स की तरफ देखा और पूछा कि कितने हथियार ले सकती हूँ। जब उसे पता चला कि जितने चाहे ले सकती है, उसने पहले 2 डैगर्स अपने कमर में लगा लिए, फिर एक लंबी 2 हैंडेड लोहे का हथौड़ा और एक लकड़ी का शील्ड उठाया
उसने सबसे भारी 2 हैंडेड हैमर की तरफ देखा, उसे आसानी से एक हाथ से उठाया और समझ गई कि उसके ओपोनेंट्स की हार पक्की थी। एंड्रिया ने कैजुअल तरीके से एक शॉर्ट बो लिया, जानबूझकर एरोस की मात्रा को 22 तक कम कर दिया और एक्स्ट्रा एरोस फेंक दिए। एक्स ने भी एक सूटेबल लॉन्ग सोर्ड चुनी और एको के पास प्रोटेक्शन के लिए रुक गया, जबकि ऐश और एंड्रिया ने फ्रंट लाइन संभाल ली। हमिंगबर्ड ने फाइट में शामिल नहीं होने का फैसला किया। उनके लिए 4 लोग काफी थे। रूल्स के मुताबिक हर क्लैन से ड्यूअल में भाग लेने वाले वॉरियर्स की गिनती 15 से 30 के बीच होनी चाहिए थी और चैलेंजर्स को चैलेंज्ड क्लैन से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ओपोनेंट्स उनके क्लैंस के सबसे ताकतवर और लड़ाकू वॉरियर्स थे। तुलेमू थोड़ा चिंतित था, क्योंकि ओपोनेंट्स ने जरूर गॉड पनिशमेंट स्टोन पहना होगा। जब उसने उन 4 को इतना कॉन्फिडेंट देखा तो तुलेमू को अचानक पछतावा महसूस हुआ। पहले क्लैन ने ग्रुप को देखा और पूछा कि क्या वो सिर्फ 4 लोग चाहते हैं। ऐश ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान डाली। उन्हें रोकने की बजाय ये कहा कि बस बातें बंद करो और फाइट शुरू करो। जैसे ही गॉन्ग बजाया गया, पहली बैटल शुरू हो गई। जैसे ही कमांड दी गई, स्वोगु क्लैन के वॉरियर्स ने तुरंत अपने हथियार निकाले। वो प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ से आने लगे। अचानक उनके कदम रुक गए जब सबने एक डिप्रेस्ड और सॉफ्ट गाना सुना। ये धुन इथीरियल और प्लेजरेबल थी, जैसे दूर आकाश से आ रही हो, लेकिन इसमें छुपी हुई दर्द और उदासी की भावनाएं इतनी गहरी थीं कि सुनने वाले अपने आंसू रोक नहीं पाए। इसने स्वोगु वॉरियर्स को रोक दिया। ऑडियंस के चेहरे बिल्कुल ही बदल गए। कुछ स्वोगु क्लैन की तरफ उंगली उठाकर उन्हें दोष देने लगे, जबकि दूसरे अपना चेहरा ढककर आंसू बहा रहे थे, जैसे कोई गहरा दुख भरा इंसिडेंट हो गया हो। उनके चेहरों पर चीखें थीं, बद्दुआएं थीं, सब कुछ स्वोगु क्लैन की तरफ था। तुलेमू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने देखा कि स्वोगु वॉरियर्स अपने ही लोगों पर वार कर रहे थे और एक पल में ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म गर्म खून से भर गया। हथियार उनके शरीरों में घुस गए थे और सिर प्लेटफॉर्म से गिरे। उनके चेहरों पर हैरानी और डिसबिलीफ थी। दुख भरे गीत के साथ ये लग रहा था जैसे कोई हैरतअंगेज कत्ल की कहानी सुनाई जा रही हो। लेकिन ये बस एक पल की बात थी। जब तुलेमू ने अपनी आंखें झपकी, उसने देखा कि जो भयानक सीन था वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। वो 22 वॉरियर्स अब भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके कदम काफी धीरे हो गए थे। तुलेमू अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था जब एंड्रिया ने तेजी से कई एरोस खींच लिए। वो अपने बो का इस्तेमाल करने के बजाय उसने एरोस को हल्का सा उछाल कर छोड़ा और जैसे ही वो एरोस उड़कर उन वॉरियर्स तक पहुंचे, वो सब के सब गिर गए। सारे ही जमीन पर गिर गए थे, लेकिन कोई भी जान से नहीं मरा। तुलेमू हैरान था। उसने देखा कि जो एरोस एंड्रिया ने हाथ से फेंकी थी वो उतनी ही इफेक्टिव थी जितनी कि एक बो से खींचकर छोड़ी गई एरो। हर एरो राइट साइड के कॉलर बोन के नीचे से गुजरकर हड्डी में अटक गई थी। गीत जो पहले इमोशनल था, अब अपने सुर को बदलकर एक जोश भरी और पावरफुल धुन में बदल गया था। ड्रम बीट्स इतने ताकतवर हो गए थे कि वो सुनने वालों के दिल को छू रहे थे। उनमें एक नया जोश भर रहे थे। ऐश ने अपना एक्शन शुरू किया। बिना किसी मुश्किल के अपनी भारी हैमर और लकड़ी के शील्ड के साथ आगे बढ़ गई। कोई भी उसका वार सह नहीं पाया। उसने अपने ओपोनेंट्स को जान से नहीं मारा, बस उन्हें बेहोश कर दिया। अचानक एक भारी चोटों से भरा हुआ क्लैन वॉरियर उठता है, एक शॉर्ट बो उठाता है और फिर वो गॉड पनिशमेंट स्टोन लगा एरो छोड़ता है जो एको की तरफ जाता है। एंड्रिया और ऐश ने दुश्मन को कम समझा था और अब उनके पास एको को बचाने का वक्त नहीं था। तभी एक बड़ा हाथ उस एरो को बीच हवा में पकड़ लेता है और जमीन पर डालकर उसे अपने पैर के नीचे रगड़ देता है। तुलेमू को फिर भी एक रिग्रेट महसूस हुआ और उसने सोचा कि एक एरो की कीमत लगभग कई सोने के कॉइन्स के बराबर थी। जब उसे समझ में आया कि उनका दुश्मन ज्यादा ताकतवर है, तो एक वॉरियर ने भारी आवाज में चिल्लाकर अपने आसपास के 10 वॉरियर्स को इकट्ठा किया जो अब भी खड़े हो सकते थे। सबने देखा कि ऐश का उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। वॉरियर्स ने अपने हथियार वापस डाले और एक लाइन में खड़े हो गए, अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक दूसरे को धकेलने लग गए। उनका इरादा यह था कि वो ताकत का इस्तेमाल करके इस बैटल का विनर बन जाए। ऐश कैजुअल तरीके से मुस्कुराते हुए अपना वुडन शील्ड नीचे डाला, अपनी लंबी हैंडल वाली आयरन हैमर उठाई और ग्रुप की तरफ दौड़ गई। दोनों तरफों की ताकत एक जबरदस्त टक्कर में बदल गई। ऑडियंस के प्लेटफॉर्म से शोर मच गया, जहां लोग दोनों तरफ का हौसला बढ़ा रहे थे। ऐश अकेली ही एक 10 तक वॉरियर्स के धक्का का सामना कर रही थी। तब ऑडियंस में एक छुपे हुए हुड पहनने वाली लड़की हंस रही थी, जो इस सीन को काफी इंटरेस्टिंग पा रही थी। जब एक्स, एंड्रिया और एको भी इस टग ऑफ वॉर में शामिल हो गए तो बैलेंस टूट गया। चारों ने मिलकर डजन वॉरियर्स को धकेलना शुरू किया, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के किनारे की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार
अपोजिंग साइड को जमीन पर उछलकर गिरते हुए देखा गया। स्वोगु क्लैन ने मान लिया कि वो अभी हार चुके हैं, लेकिन खुशी थी कि कोई भी नहीं मारा गया। जीतने वाले नेचुरली आशा क्लैन थे। अगला सीन हमें आयरन सैंड सिटी के अंदर लेकर जाता है, एक ट्रेनिंग फील्ड में, जहां एक लड़की लगातार पंचिंग बैग पर अपनी ताकत से मार रही थी, जैसे कि वो एक हैमर से मार रही हो। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके हाथ एक जंगली जानवर के हाथ जैसे लग रहे थे। एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है, मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या तुम आशा क्लैन की परफॉर्मेंस से एक्साइटेड थी? बस कुछ मिनट पहले क्लैन का चीफ आया था और गार्ड से सुना था कि लॉर्का प्रैक्टिस कर रही है। जैसे ही चीफ अंदर जाने वाला था, गार्ड ने जल्दी से बताया कि लॉर्का ने कहा था कि कोई भी अंदर ना आए, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहती थी। ये सुनकर चीफ ने उस गार्ड की तरफ देखा और गार्ड का शरीर कांप गया। चीफ गुस्सा नहीं था, बल्कि वो शांत था। जब चीफ टेंट में गया, ट्रेनिंग हॉल में एक लाइन में आयरन बार्स थीं और उसकी बेटी सैंडबैग को अपने पावरफुल पंचेस मार रही थी। उसे कोई शक नहीं था कि अगर ये पंच किसी इंसान पर पड़ता तो डेफिनेटली उसके बॉडी के कई पीसेस हो जाते। अपनी पूरी ताकत से मारने के बाद सैंडबैग आखिरकार फट गया। लॉर्का ने गहरी सांस ली, उसके जंगली हाथ धीरे धीरे नॉर्मल हो गए और उसने अपने पिता की तरफ सिर हिलाकर जवाब दिया। चीफ मुस्कुराया, समझ गया कि उसकी बेटी ऐश की परफॉर्मेंस को एक वर्दी अपोनेंट के रूप में देख रही थी। लॉर्का सोचती है कि ये थोड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने अभी आयरन सैंड सिटी में रुकने का हक जीत लिया था और अब उनसे फिर से चैलेंज करने में थोड़ा वक्त लगेगा। लॉर्का ने एक सांस लेते हुए कंप्लेंट की और टेंट के बाहर जाने ही वाली थी कि चीफ ने पूछा, क्या तुम अपने पिता से बात करने से अच्छा सैंडबैग के साथ बातें करना पसंद करती हो? उसके कान अपने सिर पर नीचे झुक गए, जैसे कि वो अपनी गलती मानने लगी हो, फिर धीरे से नीचे गिर गए। चीफ ने उसे याद दिलाया कि अपने एक्सप्रेशंस का ध्यान रखे। लॉर्का ने तुरंत अपने कान सीधे कर लिए और चीफ ने अपने मन में सोचा कि उसकी प्यारी शक्ल के बावजूद वो सच में उसके बाल प्यार से रगड़ना चाहता था। लेकिन ये एक क्लैन लीडर के लिए ठीक नहीं था। एक फ्यूचर क्लैन लीडर को हमेशा सीरियसनेस मेंटेन करनी चाहिए, अपने राइट्स और सबऑर्डिनेट से रिस्पेक्ट और परमिशन पानी चाहिए। फिर उसने उससे लड़ाई के बारे में अपने विचार पूछे। लॉर्का ने बस ये कहा कि ऐश के अलावा बाकी कुछ खास दिलचस्प नहीं था। चीफ ने इससे डिसएग्री होते हुए कहा कि दूसरी तरफ की काबिलियत भी काफी दिलचस्प थी और यह काफी रेयर था कि कोई भी जान का नुकसान ना हो। चीफ ने यह भी कहा कि स्वोगु क्लैन को आशा क्लैन के लिए कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लॉर्का थोड़ी सी शक में थी। उसका मानना था कि एको का चक्कर एक बार चल गया था, लेकिन अगली बार वो काम नहीं करेगा। उसने ये भी कहा कि आशा का तरीका, जो कि इज्जत के लायक था, लेकिन ये उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। उसने ये भी अंदाजा लगाया कि उन्हें जल्दी किसी और क्लैन से चैलेंज मिलने वाला है। चीफ ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराया। खुशी हुई कि उसकी बेटी ने क्लैन के इंटरेस्ट को अपनी पहली सोच बनाया, जो एक क्लैन लीडर के लिए जरूरी बात है। तभी एक गार्ड तेज कदम में ट्रेनिंग हॉल में घुस आया और रिपोर्ट दिया कि आशा क्लैन ने फिर से एक होली ड्यूल का ऐलान किया है। चीफ को हैरानी हुई। अभी बस एक दिन हुआ था जब उन्होंने आयरन सैंड सिटी में रहने का हक जीता था। उसने पूछा, ये चैलेंज किसने दिया है? गार्ड ने जवाब दिया, ये 4th रैंक्ड सैंडस्टॉर्म क्लैन के खिलाफ है। और यह भी समझ में आया कि आशा क्लैन ने स्वोगु क्लैन को न तो आयरन सैंड सिटी से निकाला, न ही उन्हें यहां रहने दिया, जो कि चीफ के लिए एक कंफ्यूजन थी। लॉर्का कुछ देर के लिए चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ हंसी। ये समझ गई कि ऐश के सामने लड़ने का मौका इतना दूर नहीं है। कुछ दिन बाद रात को टैवर्न में यह छोटे से ओएसिस का सबसे गर्म जगह बन गया था। सभी लोग रीसेंट सीक्रेट ड्यूअल के बारे में बात कर रहे थे। सैंडस्टॉर्म क्लैन की एक विच थी जो रेत को आर्मर में बदल सकती थी और उससे हमला कर सकती थी, लेकिन ऐश ने एक ही पंच से उसे हरा दिया। कई लोगों ने इस सीन को देखा था जब ऐश ने चार्ज किया। सैंडस्टॉर्म क्लैन की विच को घेर रहे रेत का जल था, जो तुरंत उड़ा दिया गया और वो एक ही पंच में बेहोश हो गई। लोगों का मानना था कि ऐश ने थोड़ी दया दिखाई, वरना उनका ओपोनेंट तुरंत मार दिया जाता। टैवर्न के पेट्रन्स ये सोच रहे थे कि क्या ऐश के पास भी कोई गॉड पनिशमेंट स्टोन था, लेकिन सबको यह पता था कि ऐश एक विच थी। तो फिर असल में क्या हुआ था? टैवर्न के पेट्रन्स ने वेटर से कहा कि वो उन्हें इंटरप्ट ना करे, जबकि वो आदमी अपनी कहानी सुनाता गया। उसने कहा कि सैंडस्टॉर्म क्लैन को यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी विच सबसे पहले गिर जाएगी, जिसने उनके फॉर्मेशन को तुरंत तोड़ दिया और फिर से उन्हें बिना किसी जान का नुकसान किए हरा दिया गया। 15 लोग, सब के सब बच गए। या तो उन्हें कंधे या घुटने में एरोज लगे, या तो फिर विचेस के द्वारा बेहोश किया गया। जब ये बातें हो रही थी तो बीच में मरमर और विस्प्स उठ रहे थे। स्टोरी टेलर ने क्लाइमैक्स को झटके से शुरू किया और कहा, यह सब नहीं था। मैं एक स्टूल पर खड़ा हूं और कह रहा हूं कि वो ड्यूएल जो 2 दिन पहले हुआ था,
उसे मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। आशा क्लैन ने ब्लैक वाटर क्लैन को चैलेंज किया, जो एक बड़ा क्लैन था, अपनी हार्शनेस और क्रूअल्टी के लिए मशहूर। उनमें एक भी विच नहीं थी, लेकिन वो सब टॉप नॉच वॉरियर्स थे और उन्होंने 30 लोगों की फुल टीम फील्ड किया था। पहले के बैटल्स के मुकाबले ये ज्यादा खून खराबा वाला था, लेकिन इससे टैवन में पूरी तरह से शांति छा गई, जैसे कि सब लोग उस आदमी से आगे की कहानी सुनने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं मरा। धीरे धीरे ऑडियंस के गवाह भी कहानी की बात करने लगे थे। जब एक्साइटमेंट अपने पीक पर थी, तब एक अमीर पेट्रन ने टैवर्न के दूसरे फ्लोर की तरफ देखा और ओनर को सबको एक ड्रिंक देने को कहा और बोला कि ये मेरी तरफ से है। तो लेमू ने पूरी ताकत से हंसकर जवाब दिया और कहा कि इस बार पैसे उस पेट्रन से नहीं, बल्कि मुझसे लेना और सबको एक शेयर मिलेगा। नीचे चीयर्स की आवाज गुनगुनाहट में बदल गई। तुलेमू ने अपनी ड्रिंक एक झटके में पी और गहरी सांस ली। पूरे हफ्ते के दौरान पेट्रन्स की तादाद 10 गुना बढ़ गई थी और सेक्रेट ड्यूअल्स की बात चल रही थी। तुलेमू को ओएसिस में पीछे के काम संभालने को कहा गया था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि बाकी लोगों ने इतनी सारी छोटी क्लैन्स को यहाँ क्यों इकट्ठा होने दिया। हालांकि सभी लोग आशा क्लैन की पॉलिसी को पसंद करते थे, जो मारकाट नहीं करती थी, लेकिन उन्हें चिंता थी कि उनके ओपोनेंट्स बस जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और फिर से चैलेंज देने आ जाएंगे। कई लोगों का यह भी मानना था कि अगर उन्हें फर्स्ट क्लैन बनना था तो ऐसे एक्शंस कुछ काम के नहीं थे। लेकिन आज रात का ड्यूल, जो सेकंड क्लैन के खिलाफ था, सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि आशा क्लैन हार जाएगी, लेकिन कुछ दूसरे लोगों को उन पर पूरा भरोसा था। एक मिडिल एज्ड आदमी ने कहा कि अब लाइव ड्यूल देखना इतना मुश्किल हो गया है और इसलिए सबको टैवर्न में न्यूज का इंतजार करना पड़ता है। तभी एक भीगा हुआ आदमी संदेश लेके जल्दी से टैवर्न में घुसा। वो थोड़ा रुकने के बजाय सीधा अपनी बात कहने लगा। उसकी आवाज सूख गई थी और वो चीख रहा था, आशा क्लैन जीत गया। टैवर्न में एक शोर मच गया। पेट्रन्स ने संदेश वाले को सवालों से घेर लिया कि ड्यूल में क्या हुआ। तुलेमू रिलैक्स्ड हो गया। उसने हाथ मारा और सबका ध्यान अपने पास खींच लिया। फिर संदेश वाले को एक ड्रिंक देकर कहा, अब बताओ क्या हुआ। थोड़ी देर अपनी थ्रोट को ठीक करने के बाद संदेश वाले ने कहा कि दोनों तरफ से लड़ाई नहीं हुई। पता चला कि दूसरे क्लैन ने अपनी पोजीशन सरेंडर कर दी थी। टैवर्न में पूरी शांति छा गई। वापस आकर एको को यह देखकर हैरानी हुई कि दूसरी तरफ ने इतनी आसानी से सरेंडर कर दिया। एक्स ने उनकी स्ट्रेटेजी समझ ली। उसका कहना था कि दूसरा क्लैन अपनी स्ट्रेंथ को कंजर्व करना चाहता था, ताकि आशा क्लैन पहली क्लैन से लड़ते हुए कमजोर हो जाए और फिर वापस आकर सेकंड पोजीशन जीत सके, या शायद फर्स्ट भी। एको को खुशी हुई कि लड़ाई नहीं हुई। उसने कहा कि ऐश को काफी चोटें लगी है, खासकर ब्लैक वाटर क्लैन के खिलाफ रीसेंट बैटल्स में। ऐश अंदर आई, एक लंबी व्हाइट कोट पहने हुए, हंसकर बोली कि मेरे कपड़ों पर कुछ ज्यादा ही खून लगा हुआ था। एको ने चिंता से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी चोटें कैसी हैं? ऐश ने अपना शरीर थोड़ा हिलाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं। हेनरिया ने उसके शरीर पर कुछ हर्बल दवाई लगाई थी और सबको बताया कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी विच का शरीर आम विचेस के मुकाबले नेचुरली ज्यादा मजबूत होता है। आखिरकार उन्हें अपने दिमाग को ज्यादा न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उनके मसल्स जल्दी से बढ़ते थे और उनकी स्किन खास तौर से थिक होता था। ऐश ने अपनी आंखों को घुमाया, लेकिन आज पहले की तरह उसने जवाब नहीं दिया और इस बार वो बस अपनी कुर्सी पर पीछे झुकी हुई बैठी रही। एक्स ने दो लोगों को देखा, फिर अपनी नजर ऐश पर डाली और सोचा कि ये एक मैच्योर वॉरियर का बिहेवियर है। खाना खाने और लड़ने के अलावा बाकी वक्त उन्होंने अपनी ताकत को दोबारा से भरने और आराम करने में बिताया। उसने कहा कि किंग को लोगों को चुनने का बेहतरीन अंदाजा था। उनके अगले कदम सिंपल थे। रोलैंड के कहने के मुताबिक उन्हें बस इतना करना था कि वो डेजर्ट के हर कोने तक अपना नाम पहुंचाएं और फिर बातें बनाएं। जो बचा था वो था पहले क्लैन को हराना और फिर एको को सबके सामने सी ऑफ फायर में किंग के शब्दों को बोलने का काम था। एको थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर अपना फिस्ट क्लेंच्ड किया, जैसे अपने आप को हिम्मत देने की कोशिश कर रही हो और अपना रोल समझ रही हो। एको के घबराने को देखते हुए एक्स ने उसे तसल्ली दी कि चिंता ना करें और अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डालें, चाहे कितने भी लोग उन्हें जवाब दें। एक नया ऑर्डर आखिरकार पूरी सदर्न मोस्ट टेरिटरी में फैल जाएगा। तभी तुलेमू टेंट में घुसा, अपने साथ एक लेटर लाते हुए। पहले क्लैन ने आशा क्लैन के चैलेंज के जवाब में कुछ खास शर्तें रखी थीं। आंद्रिया हैरान होकर पूछती है कि इसका क्या मतलब है। तुलेमू ने इज्जत से जवाब दिया कि लेटर में लिखा था कि पहले क्लैन की राजकुमारी लोरका चाहती थी कि वो ऐश के साथ बर्निंग फायर के प्लेटफॉर्म पर एक 1-on-1 ड्यूल करें। यह खबर पूरे डेजर्ट में फैल गई और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आशा क्लैन की राजकुमारी की कहानी
जो बदला लेने के लिए वापस आई थी और सिर्फ 4 लोगों के छोटे से टीम के साथ 5 बड़े क्लैंस को हरा दिया था, बिना एक भी जान लिए। बिल्कुल एक कहानी की तरह लगती थी। ज्यादातर लोग आशा क्लैन के साथ हो गए थे, जबकि यंग जनरेशन ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि आखिर कौन जीतने वाला है। लेकिन कुछ लोगों का नजरिया अलग था। अब हम डेजर्ट में एक मिडिल एज्ड आदमी का सीन देखते हैं जो एक टेंट में घुसता है। बाहर की ठंडी हवा के मुकाबले में टेंट का अंदर का माहौल काफी गर्म था। उसकी एंट्री पर 2 जवान आदमी उसका स्वागत करते हैं और तुरंत उसे एक ड्रिंक देते हैं। जब वो ड्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे, आदमी मुस्कुराते हुए अपने विचार शेयर करता है और कहता है कि अगर आशा क्लैन सभी क्लैंस का हेड बन गया तो वो बेशक इफेक्टिव बदलाव लाएंगे। फिर हम देखते हैं कि अब ये पूरा इलाका टेंट से भरा हुआ है। अलग अलग क्लैंस के लोग जमा हो गए हैं। सभी आखिरी बैटल देखने के लिए बेचैन थे। आशा क्लैन और फर्स्ट क्लैन के बीच सीक्रेट ड्यूएल अपने प्लान के मुताबिक हो रहा था। ऐश ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और उसकी अपीयरेंस से तुरंत वहां के लोगों में एक तालियों का तूफान उठ गया। जो असली वॉरियर्स की रिस्पेक्ट करते थे, उनका पिछला जबरदस्त परफॉर्मेंस सबकी तारीफ का रीजन बना था। तभी एक एक्साइटमेंट ने भीड़ में धमाल मचाया जब एक हुडेड लड़की ने हल्का सा उछलकर प्लेटफॉर्म पर सुपर हीरो लैंडिंग की और फिर ऐश की तरफ बढ़ी। ये लड़की फर्स्ट क्लैन की राजकुमारी थी, जो अपने क्लैन के लोगों से और ज्यादा तालियां ले रही थी। उन्होंने पहले ही एक समझौता किया था कि ड्यूएल में न कोई हथियार चलेगा, न ही गॉड पनिशमेंट स्टोन का इस्तेमाल होगा। लॉर्का ने अपना हुड उतारा, साथ ही उसके कान भी फ्लफी और खड़े हुए थे। ऐश ने हैरान होकर पूछा, क्या ये किसी कुत्ते के कान है? ये सुनकर लॉर्का थोड़ा शर्माते हुए तुरंत ऐश की बात को सुधारती है और कहती है, ये वुल्फ के कान हैं। जब ऐश ने देखा कि लॉर्का ने गर्म प्लेटफॉर्म पर नंगे पैर पर खड़ी है, तो उसने इस बात का जिक्र किया कि क्या गर्मी तुम्हें परेशान कर रही थी। लॉर्का अपने पैरों को झुकाकर कुछ ग्रेसफुली टिपटोज पर चलती हुई और अपनी क्लोक को उतारकर अपनी फ्लफी टेल दिखाते हुए कह रही थी कि मोगिन लोग कभी भी गर्म रेत से नहीं डरते। लेकिन लॉर्का के चेहरे से ऐश को कुछ और ही बात समझ में आई। फिर भी ऐश ने लॉर्का की तारीफ की, कहते हुए कि उसने अपने रूप को अच्छे से बनाए रखा है और ये एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है मैजिक पावर को कंज्यूम करने के लिए। लेकिन लॉर्का अपनी पूंछ हिलाते हुए, थोड़ा सा हैरान होते हुए बताती है कि उसका ये रूप कोई ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो ताकत थी जो 3 गॉड्स ने उसे दी थी। फिर लॉर्का ऐश को बताती है कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ सकती। ऐश ने सोचा कि क्या एक हड्डी का इस्तेमाल करके डिस्ट्रैक्शन के रूप में लॉर्का का ध्यान बदल सकता है और उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को कम कर सकता है, याद करते हुए कि यह टैक्टिक मेजी के साथ काफी अच्छे से काम आई थी। बस इस बारे में सोच के ही उसे हल्की सी हंसी आ गई। ऐश के चेहरे की एक्सप्रेशन को गलत समझकर लॉर्का को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और उसे नीचे समझा जा रहा है। ऐश ने तुरंत क्लियर किया कि वो एक्चुअली अपने एक दोस्त के बारे में सोच रही थी। लॉर्का फिर भी थोड़ी डाउट में थी और दोनों अपने अपने कोने में चले गए। पहले क्लैन चीफ ने अपनी बेटी को देखा और उसने एक गहरी उदासी महसूस की। उसकी बेटी, जो एक विच बन गई थी और बहुत ज्यादा ताकत पा चुकी थी, अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ सकती थी। इसका मतलब यह था कि वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती थी। न कोई हैंडसम वॉरियर उसे शादी के लिए चाहेगा। वैसे ये बिल्कुल नेचुरल था कि चीफ की बेटी को क्लैन लीडर बनने की जरूरत थी, ताकि वो इज्जत कमा सके और अपने अजीब अपीयरेंस के बारे में कोई भी कमेंट को रोक सके। जब चीफ ने अपनी पूरी ताकत से घंटा बजाया, ये ड्यूएल शुरू होने का सिग्नल था। लॉर्का, जो काफी तेज थी, वो जमीन से उछलकर ऐश पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ी। उसके हाथ बीस्ट क्लॉज में बदल गए। ऐश ने अपने शानदार रिफ्लेक्सेस दिखाते हुए लॉर्का के क्लॉज को मजबूती से पकड़ लिया और डेथ ट्विस्ट के साथ उसे अपने कंधे के ऊपर से फ्लिप कर दिया और फिर जमीन पर धक्का देकर गिराया। ऐश वहीं पर नहीं रुकी और लॉर्का की तरफ तेजी से दौड़ी, उस जगह पर अपने पावरफुल पंचेस के साथ जहां लॉर्का थी। लेकिन लॉर्का तेजी के साथ वहां से रोल कर गई और बच गई। अपने आप को उल्टा करते हुए लॉर्का ने ऐश को एक किक मार दी। ऐश ने हमेशा से अलर्ट रहते हुए लॉर्का के पैर को पकड़ लिया और फिर जोर लगाकर प्रेशर डालते हुए लॉर्का के काफ मसल को टेयर कर दिया। दर्द को झेलते हुए लॉर्का ने अपनी दूसरे पैर को उठाकर ऐश के सर पर एक स्वीपिंग अटैक किया। उसका पैर मिड किक में एक वुल्फ जैसे पैर में बदल गया। ऐश ने फिर अपनी पकड़ को छोड़ दिया और फिर मुश्किल से उसके स्वाइप किक से बचते हुए वो जल्दी से नीचे झुक गई। लॉर्का ने फिर जल्दी से अपने दूसरे पैर को भी बदल लिया, लेकिन ऐश ने नोटिस किया कि लॉर्का का सिर और पेट अभी भी अनसेफ थे। फिर जल्दी से ऐश ने अपने फिस्ट से हमला किया, जिसे लॉर्का को अपने क्लॉज से डिफेंड करना पड़ा। एकदम से ऐश ने लॉर्का का आर्म लॉक कर लिया और फिर अपने सर से उसके मुंह पर जोरदार टक्कर मारी। लॉर्का का चेहरा दर्द से भर गया, जिसमें आंसू और खून मिल गए थे।
लॉर्का की मोमेंट्री डिसरे का फायदा उठाते हुए ऐश ने घुमाकर एक पावरफुल किक मार दी लॉर्का के पेट पर, जिससे वो प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड तक पहुंच गई। पहले बहुत शोर मचा था, लेकिन अब क्राउड में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लॉर्का ऐसे डिसएडवांटेज में आ जाएंगी। सिर्फ ऐश को पता था कि उस किक से लॉर्का बिल्कुल ठीक थी। असल में किक के इम्पैक्ट के वक्त लॉर्का ने अपने शरीर को छुपाने के लिए स्मार्टली तरीके से खुद को कर्ल किया था, जिससे ज्यादा डैमेज होने से वो बच गई। लॉर्का की रेजिलियंस को देखते हुए ऐश ने कहा कि अब प्ले टाइम खत्म हो गया है और अब तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। जमीन पर गिरने के बाद लॉर्का ने एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का सामना किया। उसका शरीर बढ़ने लगा, उसके कपड़े फट गए और वो पूरी तरह से वुल्फ फॉर्म में बदल गई। अब एक बहुत बड़ी लाल वुल्फ प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, जो ऐश को थोड़ा सरप्राइज कर गई। जैसे ही वुल्फ ने अपना अटैक शुरू किया, ऐश का एटीट्यूड सीरियस हो गया। वुल्फ का साइज बहुत बड़ा था और उसकी स्पीड एक गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर की तरह थी। साथ ही उसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट करना गलत होता। अब वुल्फ फॉर्म में लॉर्का का रीच बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जो ऐश के लिए उसके अटैक से बचना मुश्किल बना रहा था। एक सडन स्वाइप अटैक देखकर ऐश को अपने हाथ उठाकर डायरेक्टली उसे ब्लॉक करना पड़ा। प्लेटफॉर्म के नीचे एको, जो इंटेंस बैटल देख रही थी, अपने एंजाइटी को समझते हुए एंड्रिया की रिस्ट को टाइट पकड़ रही थी। ऑडियंस के नजरिए से ऐश डिफेंस में लग रही थी और काउंटर अटैक्स के लिए स्पेस ढूंढ रही थी, लेकिन एंड्रिया ने एको को रियश्योर किया, ये कहकर कि ऐश की फिजिकल अटैक्स के लिए रिमार्केबल रेजिलियंस है और अब तक उसने अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई। एको, जो ऐश के तेज सांस लेने और ज्यादा टेंशन में दिखने को देख रही थी, सोच रही थी कि क्या ये सच में वैसे ही था। तब एंड्रिया ने तकीरा के एरा के यूनिक एक्स्ट्रॉर्डिनरी विच ट्रेनिंग मेथड के बारे में बताया, जिसमें मैजिक पावर कंजम्पशन को तेज कर दिया जाता था ताकि कांस्टेंट ट्रेनिंग की स्टेट में रहा जा सके। रोलैंड ने एक बार इस मेथड को पुराना और इनएफिशिएंट कहा था और यह सजेस्ट किया था कि ज्यादा अच्छा होता अगर टाइम, मसल और बोन की मैकेनिक्स को समझने में लगाया जाता, जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। लेकिन ऐश के लिए टेक्स्ट बुक्स पढ़ना और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी समझना फिजिकल ट्रेनिंग से ज्यादा मुश्किल काम था। इसलिए ये ओल्ड स्कूल और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अप्रोच उसकी स्टाइल के लिए ज्यादा सूटेड थी। जैसे ही ड्यूअल प्लेटफॉर्म पर चल रहा था, ऐश ने एक अपॉर्चुनिटी देखी ताकि वो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हासिल कर सके। उसने अपने और लॉर्का के बीच में थोड़ा स्पेस बनाया और अपने वेस्ट बैंड में से एक काला कपड़ा निकाला। ये देखकर लॉर्का ने रुककर सोचा कि क्या ये कोई वेपन है। ऐश ने शांति से मुस्कुराते हुए वो कपड़ा ग्राउंड पर फेंक दिया। ऑडियंस को सरप्राइज लगा, क्योंकि वो आइटम, जो पहली नजर में एक सिंपल वेस्ट बैंड लग रहा था, एक बेल के जैसे आवाज के साथ जमीन पर गिर गया, जो ये सजेस्ट करता था कि ये आयरन या स्टील का बना हुआ था, ना कि सॉफ्ट फैब्रिक। लेकिन यह सिर्फ एक ही वेटेड आइटम नहीं था जो ऐश ने छुपाया था। उसने फिर अपने एंकल से 2 सिमिलर बैंड्स निकाले। अगर हम 1 साल 3 महीने पहले की बात करें तो ये दिखाई देता है कि एगाथा ने ऐश को एक हार्ड और यूनिक विच ट्रेनिंग रेजिमेंट में शामिल किया था। ये नॉर्मल से क्लॉथ बैंड्स, जो सरोया ने बहुत ध्यान से बनाए थे, हर एक का वेट काफी ज्यादा था, यानी हर एक 10s ऑफ किलोग्राम्स का था। ये ट्रेनिंग मेथड फिजिकल स्ट्रेंथ और सहन शक्ति को एनहांस करने के लिए डिजाइन की गई थी, इन हैवी वेट्स को लगातार पहनने के लिए। जब ऐश ने सारे बैंड्स निकाल दिए तो उसने तुरंत अपने शरीर में एक सिग्निफिकेंट चेंज महसूस किया। उसकी ताकत दोबारा बढ़ गई थी और एक फेमिलियर लाइटनेस का एहसास उसके शरीर में भर गया था। अब वो फाइनली अपने पूरे पावर से फाइट कर सकती थी। इस बीच प्लेटफॉर्म पर एक खतरनाक एस्केलेशन में ऐश ने अपना काउंटर अटैक शुरू किया। लॉर्का, जो अपने बीस्टली फॉर्म की वायलेंस को दिखाते हुए पावरफुल क्लॉज के साथ आगे बढ़ी, लेकिन ऐश की एक्टिविटी उससे काफी तेज थी। उसने बहुत जल्दी से लॉर्का के पीछे घूमकर एक के बाद एक अपने हैवी पंचेस दिए। लॉर्का, जो पेन को इग्नोर करते हुए अपने क्लॉज को मारने के लिए स्विंग करती है, मगर वो मिस हो जाती है जब ऐश ने पीछे कूदकर अपने आप को बचाया। उसके बाद लॉर्का की बड़ी और मोटी टेल को ऐश की तरफ जोर से घुमाती है, जिससे एक हवा का झोंका बन जाता है, जिससे ऑडियंस को अपनी आंखों को बंद करना पड़ा। तभी ऐश प्लेटफॉर्म से लगभग गायब हो गई। फिर अचानक ऊपर से नीचे गिरती हुई ऐश, जो अब अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ बैटल कर रही थी, एक खतरनाक पंच लॉर्का के आई सॉकेट पर मारती है, जिससे लॉर्का दर्द से जोर से चीखती है। ऐश ने सोचा था कि लॉर्का अब सरेंडर कर देगी, लेकिन जब वो अपने हाथ खींचने की कोशिश कर रही थी ताकि लॉर्का को सरेंडर का मौका मिले, तब वो खुद एक मुश्किल सिचुएशन में आ गई थी। लॉर्का की आंखें टाइटली बंद थीं और उसके चेहरे के मसल्स ऐश के राइट हैंड पर जोर से दब गए थे। एक तेज मूव में लॉर्का ने अपने मैसिव क्लॉज से स्ट्राइक किया। ऐश, जो उस अटैक से अब बच नहीं सकती थी,
उसने अपने दूसरे हाथ से उस अटैक को अब्सॉर्ब करने के लिए तैयार हो गई। फोर्स इतनी इंटेंस थी कि ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डी टूट जाएंगी, और इम्पैक्ट की वजह से उसका लेफ्ट आर्म अननेचुरल शेप में ट्विस्ट हो गया। लॉर्का ने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया, एक वाइल्ड रोर किया और फिर ऐश की तरफ दौड़ गई। ऐश, जो अब और ज्यादा पीछे नहीं हटना चाहती थी, दोबारा खड़ी हुई। वो 1 साल की ट्रेनिंग से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। उसकी मैजिक पावर सर्कुलेशन, स्ट्रेंथ और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज में काफी इंप्रूवमेंट आ चुकी थी। 1 साल पहले ऐसे स्ट्राइक से न सिर्फ उसका आर्म टूट गया होता, बल्कि उसकी स्पाइन और ऑर्गन्स भी शायद डैमेज हो जाते। फिर ऐश को यह एहसास हुआ कि ये वो लाइफ एंड डेथ सिनेरियो हो सकता है जो एगाथा ने उसे बताया था। दोनों बहुत बुरी तरह से घायल थे, लेकिन किसी ने भी पीछे हटने का सिग्नल नहीं दिखाया। ऐश अब अपने एक काम करने वाले हाथ का सपोर्ट लेते हुए लॉर्का के फोरलिम्स पर एक जबरदस्त किक मारती है। एक जोर से क्रैश के साथ लॉर्का के लिम्स बाहर की तरफ बेंड हो गए, बैलेंस खो दी और पीछे गिर गई। वो पूरी तरह से कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को खड़ा करने की कोशिश की। चीफ, जो स्टैंड से सब कुछ देख रहा था, वो लॉर्का को रुकने के लिए घबराते हुए चीख रहा था। लॉर्का को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन ऐश भी ज्यादा बेहतर नहीं थी। ऐश ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। लॉर्का बिल्कुल सही थी। ऐश भी उससे बेहतर हालत में नहीं थी। उसका हाथ टूट चुका था और नीचे लटक रहा था। अब जो मैटर करता था वो था ड्यूएल का फैसला करना। एक पल के लिए ऐश ने सोचा कि अगर वो लॉर्का की दूसरी आंख को अंधा कर दे तो वो शायद सरेंडर कर देगी, लेकिन लीफ के हर्ब्स के साथ लॉर्का अभी के लिए ठीक हो जाएगी और नाना की हीलिंग से वो वेस्टर्न रीजन वापस जाकर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ऐश ने फिर गहरी सांस ली और थोड़ा नीचे झुक गई। दोनों फाइनल स्ट्राइक के लिए तैयार हो गए। चाहे जो भी हो, बस एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहेगा। वहां का हैवी एटमॉस्फेयर ने सब ऑडियंस को घेर लिया था। सब साइलेंट थे, बस नीचे जलते हुए आग की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक जब ऐश अपना मूव करने वाली थी, एको की एक जोर से चीख ने हवा में गूंजकर उसे ऊपर से आने वाले खतरे की तरफ अलर्ट कर दिया। ऐश ने जल्दी से ऊपर देखा और एक मैसिव बीस्ट को नीचे गिरते देखा। उसके नाखून तेज ब्लेड्स की तरह बढ़े हुए थे। ऐश तेजी से साइड में कूद गई और उस क्रीचर के डाइव को मुश्किल से डॉज कर लिया। लॉर्का ने भी डॉज करने की कोशिश की, लेकिन उसके टूटे हुए पैर ने उसका साथ नहीं दिया और वो डायरेक्टली उस डाइविंग बीस्ट से टकरा गई। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि प्लेटफॉर्म को ऐसे लगा जैसे मीटियोर से टकरा गया हो और वो टूट गया। लॉर्का के दर्द भरे चीखों की आवाज अरीना में गूंज रही थी। जो लोग देख रहे थे वो हैरान हो गए और जल्दी से क्रीचर को पहचान लिया, जो कि एक 4 पंख वाला ईगल था। ऑडियंस हैरान थी, समझ नहीं पा रही थी कि इतना खतरनाक क्रीचर कैसे इस होली सी ऑफ फायर में घुसने की हिम्मत कर सकता है। मोगन सैंड पीपल में से कुछ ने अपने हथियार निकाले इस अनजाने खतरे के जवाब में। इस बीच ऐश ने समझा कि ये क्रीचर असल में एक डिमोनिक मिक्स्ड ब्रीड बीस्ट है। डिमोनिक बीस्ट ने लॉर्का को बेहद रूथलेसली पिन डाउन कर दिया था। उसका क्लॉज उसे आयरन वाइस की तरह दबा रहा था। सब लोगों के अंदर डर भर गया जब उस क्रीचर ने लॉर्का के सिर पर अटैक करना शुरू किया, जबकि वो उसे अपने पकड़ में रखे हुए था। एशेस, जो एक विच को मुसीबत में देख रही थी, बस देखकर नहीं रह सकती थी। उसने एको से मदद मांगी और फिर डायरेक्टली मिक्स्ड ब्रीड डिमोनिक बीस्ट की तरफ दौड़ी। कुछ वक्त पहले सी ऑफ फायर के बाहर मोगन सैंड पीपल अपने टेंट से निकले और डिमोनिक बीस्ट को देखा, लेकिन क्रीचर ने उन्हें बिल्कुल इग्नोर किया और अपना अटैक डायरेक्टली सेक्रेड प्लेटफॉर्म पर करने लगा। एक क्रूशियल मूव में ऐश ने डिमोनिक बीस्ट के कर्व्ड चोंच को पकड़ लिया। जब वो दोबारा अटैक करने के लिए नीचे आया, चोंच के तेज किनारे उसके हाथों में घुस गए और खून लॉर्का के चेहरे पर गिर गया। दर्द और चोटों के बावजूद ऐश ने अपनी जगह पकड़ रखी थी। न तो वो झुकी, न ही मुड़ गई। इस बीच लॉर्का, जो कमजोर और मार खाई हुई थी, उसने अपना सिर थोड़ा उठाया। इस क्रिटिकल मोमेंट पर एको की आवाज बैटलफील्ड में गूंज रही थी, एक शांत करने वाली रिदम क्रिएट करते हुए और भागती हुई जनता का घबराहट कम करते हुए। जब आसपास का केओस थोड़ा शांत हो गया, एंड्रिया ने अपना मौका पकड़ा और क्रिटिकल सपोर्ट दिया। अपनी पोजीशन से एंड्रिया ने गन फायर किया, अपने शार्क शूटिंग स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करते हुए। उसकी बुलेट्स एक्यूरेटली डिमोनिक बीस्ट के जॉइंट पर बार बार लग रही थीं और आखिरकार उसका क्लॉ 2 टुकड़ों में टूट गया। इस सडन टर्न ऑफ इवेंट्स का फायदा उठाते हुए लॉर्का ने अपनी बची खुची ताकत से बीस्ट के एब्डोमेन पर एक पावरफुल किक मार दिया। उसकी किक का फोर्स इतना जबरदस्त था कि डिमोनिक क्रीचर प्लेटफॉर्म से दूर उड़ गया। इस केओस के बीच कुछ फर्स्ट आर्मी सोल्जर्स जो ऑडियंस में बैठे थे, उन्होंने डिमोनिक बीस्ट को गिराने के लिए फायर किया, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद क्रीचर का रैंडम फ्लाइट पैटर्न उन्हें एक सॉलिड हिट करने से रोक रहा था। ऐश ने अपनी क्लोक उतारी और उसे लॉर्का के रैपिडली श्रिंकिंग फॉर्म को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया।
जो अब अपनी जायंट वुल्फ स्टेट से वापस आ गई थी। लॉर्का का एनालाइज करते हुए ऐश ने देखा कि उसकी चेस्ट बोन्स और रिब केज में गहरी फ्रैक्चर्स थीं। फर्स्ट क्लैन के वॉरियर्स जो तुरंत खतरों को पहचान गए थे, उन्होंने चोटों से जूझ रहे ड्यूओ को घेर लिया। उन्होंने अपने शॉर्ट बोज निकाले और डिमोनिक बीस्ट पर एरोस की बारिश कर दी जो उनके ऊपर घूम रहा था। लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं क्योंकि उनमें से कोई भी एरो उस तेजी से घूमते क्रीचर को काट नहीं सका। फिर डिमोनिक बीस्ट ने एक बार फिर उनकी तरफ डाइव किया। ऐश जो लॉर्का को संभाल रही थी वक्त पर रोल कर गई और बीस्ट के स्वीपिंग ग्राउंड अटैक से बच गई। दुख की बात यह थी कि कुछ क्लैन वॉरियर्स जो जल्दी नहीं हिल पाए, उन्हें बीस्ट ने पकड़ लिया और फिर उन्हें काफी ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। ये क्लियरली दिखाई दे रहा था कि डिमोनिक बीस्ट सिर्फ ताकतवर ही नहीं था बल्कि उसमें काफी इंटेलिजेंस भी थी। लगता था कि बीस्ट समझ गया था कि एंड्रिया की राइफल ही वो वेपन है जो उसके लिए सच में खतरा है। इस क्रिटिकल मोमेंट पर हमिंगबर्ड ने अपनी खास एबिलिटी का इस्तेमाल किया और गिरते हुए वॉरियर्स का वेट कम कर दिया, जिससे वो सेफली लैंड कर पाए और ज्यादा नुकसान से बच गए। ऐश सिचुएशन को एनालाइज करते हुए समझ गई थी कि डिमोनिक बीस्ट उनके ग्रुप को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा था, लेकिन फर्स्ट आर्मी के ज्यादा सोल्जर्स सीन पर नहीं थे जो मदद कर सके। फिर एक क्रिटिकल टर्न ऑफ इवेंट्स में लॉर्का अपनी गंभीर चोटों के बावजूद ऐश का हाथ पकड़ती है और उससे ऊपर की तरफ थ्रो करने को कहती है। इसी दौरान डिमोनिक बीस्ट अपना ध्यान बदल के एको और बाकी सबको टारगेट करने लगता है। हमिंगबर्ड जो तुरंत रिस्पॉन्ड करने में एक्सपर्ट थी, उसने एक पास के वेपन को उठाया और एंड्रिया के साथ काउंटर अटैक शुरू कर दिया। लेकिन उनकी कोशिश बीस्ट के हार्ट बीट के सामने बेकार गई, जो उसका इफेक्टिव डिफेंस साबित हुआ। इस बीच ऐश को लॉर्का की रिक्वेस्ट थोड़ी अजीब लगती है। लॉर्का अपनी आवाज को और गहरा करते हुए अपनी बात को दोहराती है और कहती है कि शायद ये उनका आखिरी मौका हो। वो अपनी हेल्पलेसनेस को समझ रही थी और ऐश पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थी इस खतरनाक प्लान के लिए। लॉर्का बोलती है कि एक वॉरियर का सबसे बड़ा तकदीर है मैदान में मरना। वो ऐश के साथ की गई थ्रिलिंग ड्यूअल के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन उसके फ्लफी कान थोड़े से नीचे गिर जाते हैं, जिसमें थोड़ी खुशी और थोड़ा गम भी दिखाई देता है। ऐश लॉर्का की आंखों में जो डिटर्मिनेशन थी उससे समझ गई और कुछ देर के लिए चुप रहकर उसकी रिक्वेस्ट मान ली। लेकिन ऐश ने लॉर्का को यह भी यकीन दिलाया कि यह उनका आखिरी बैटल नहीं होगा। लॉर्का ऐश के शब्दों को अपने आखिरी मोमेंट्स की बात समझकर एक छोटी सी स्माइल के साथ बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन ऐश ने उसे कहा कि तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और फिर नाना के बारे में बताया जो नेवरविंटर सिटी के ग्रे कैसल में रहती थी। ऐश ने नाना को एक अमेजिंग विच बताया जो किसी भी चोट को ठीक कर सकती थी। यह सुनकर लॉर्का के सॉफ्ट कान तुरंत एकदम से ऊपर की तरफ उछल गए। ऐश ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में देर नहीं की। लॉर्का के एक पैर को पकड़कर वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रही थी। जब 4 विंग्ड ईगल प्लेटफॉर्म के सेंटर पर डाइव कर रहा था, एक जबरदस्त स्पिन के साथ ऐश ने लॉर्का को सीधा बीस्ट पर फेंक दिया। डिमोनिक बीस्ट जो आसानी से शिकार करने की सोच रहा था, अपनी चोंच खोल के उसे काटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब लॉर्का हवा में थी तभी उसने अपनी जायंट रेड वुल्फ फॉर्म में खुद को कन्वर्ट कर लिया और बर्ड के चेहरे पर जोर से अपना पंजा मारा, जिसके वजह से वो ईगल के सिर को एक तरफ ट्विस्ट कर गई और उसी मोमेंट पर लॉर्का ने उसके गर्दन के पास अपने नुकीले दांत घुसा दिए। इस क्रिटिकल वक्त पर ऐश ने अपने साथियों के साथ हमला करना शुरू किया। एंड्रिया जो ऐश के इशारे पे अपनी राइफल एको को दे रही थी जब डिमोनिक बीस्ट लॉर्का के अटैक से इंजर्ड हो गया और आसमान से गिर रहा था। लॉर्का अपनी असली फॉर्म में वापस आ गई। ऐश ने थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया और तुरंत लॉर्का को अपनी क्लोक में लपेटकर उसे उठाकर सेफ्टी की तरफ ले गई। लॉर्का अब बेहोश थी पर बहुत ज्यादा चोटों से जूझ रही थी, लेकिन अभी भी सांस ले रही थी। इसी बीच एंड्रिया ने अपने मैजिक एरोस को तैयार किया ताकि उस डिमोनिक बीस्ट पर जोरदार स्ट्राइक दिया जा सके। डिमोनिक बीस्ट अपनी मुसीबत समझकर भागने की कोशिश कर रहा था, अपने पंख तेज तेज मार रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एंड्रिया ने अपना एक मैजिक एरो छोड़ा जो चमकती रोशनी के साथ आसमान में तेजी से गया और बीस्ट के शरीर में घुस गया, और फिर बीस्ट के अंदर से एक पीली रोशनी बाहर निकली और बीस्ट जबरदस्त तरीके से फट गया, जैसे एक मिनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया हो। इसके बाद जब बीस्ट के टुकड़े गिर रहे थे, एंड्रिया अपनी जीत पर कॉन्फिडेंस के साथ वहां खड़ी थी और उसकी तरफ देख रही थी। ऐश नीचे से देखते हुए एंड्रिया से पूछती है कि वो अभी तक वहां क्यों खड़ी है। एंड्रिया जवाब देती है कि मैं चाहती हूं कि सब लोग मेरी पावर को याद रखें, लेकिन फिर अचानक अपना मुंह ढक लेती है क्योंकि उसे डर था कि उस बीस्ट का मांस उसके मुंह में गिर ना जाए। जब चीफ ने धीरे से लॉर्का को ऐश के हाथों से लिया तो उसके कंधे थोड़े से कांप रहे थे। एक ऐसे मिक्स ऑफ रिलीफ और इमोशंस के साथ
जब उसने सुना कि उसकी बेटी अभी भी बच सकती है, उस पल उसकी प्रायोरिटीज पूरी तरह से बदल गई थी। फर्स्ट क्लैन के लीडर बनने की इच्छा अब अपनी बेटी की सेहत के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। अगले ही पल उसने आशा क्लैन को विनर डिक्लेयर कर दिया। सब लोगों ने तुरंत एक साथ जवाब दिया, एकता के साथ। जहां भी प्लेटफॉर्म के नीचे या उस पर, सब लोग एक ही नाम का नारा लगा रहे थे। उसके बाद एको, जो आशा क्लैन की लीडर थी और उसे जोर सिल्वर मून के नाम से भी जाना जाता था, ड्यूलिंग प्लेटफॉर्म पर आई। उसकी आवाज जो साफ और क्लियर थी, सबके कान तक पहुंच गई। उसने अपने आप को सिर्फ आशा क्लैन के लीडर के रूप में नहीं, बल्कि ग्रे कासल विच यूनियन के एको के रूप में भी बताया। उसने अपने डरावने सफर को याद किया, जब आयरन विप क्लैन के अटैक की वजह से उसके लोग हार गए थे। उसके बाद कैसे उसे एक स्लेव के रूप में गुलामी में बेचा गया, और फिर उसने ग्रीन वाटर पोर्ट से ग्रे कासल के कैपिटल तक एक कठिन सफर किया। एको ने अपनी अच्छी किस्मत की बात की जब एक विच ऑर्गेनाइजेशन ने उसे बचाया, और उसके बाद वो वेस्टर्न रीजन के एक छोटे से बॉर्डर टाउन में चली गई, जहां उसने अपना नाम एको अपनाया, जो उसे अपने ओरिजिनल नाम से ज्यादा पसंद आया। उसने अपने जर्नी के मुश्किलों के बारे में बताया, लेकिन यह भी कहा कि जो खुशी और सेटिस्फैक्शन उसने यहां पाया, वो डेजर्ट के किसी भी दर्द से ज्यादा थी। एको ने उस एक समय के बॉर्डर टाउन के बदलाव की बात की, जो आज एक खुशहाल और सक्सेसफुल सिटी बन गया है। और इस बदलाव का एक बड़ा रीजन था एक आदमी, कोई और नहीं, रोलैंड विंबलडन, ग्रे कैसल का किंग। उनके इफेक्टिव वर्क ने एको की किस्मत को बदल दिया। ऐश ने एंड्रिया से कहा कि एको की बातें उनके पहले के रिहर्सल से मैच नहीं कर रही थीं। एंड्रिया मुस्कुराई और जवाब दिया कि वो वही बात कह रही है जो वो सच में कहना चाहती थी, और हमें बस ताली बजानी है। हालांकि सब चुप थे। वो शायद सोच रहे थे कि वो ग्रे कासल के बारे में क्यों बात कर रही थी, जो ऐसी जगह नहीं है जो मार्जिन सैंड लोगों को एक्सेप्ट करे। एको ने इन डाउट्स का जवाब सीधे दिया, बताया कि ये सच हो सकता था पहले, लेकिन अब चीजें अलग हैं। एक स्टेटमेंट जो नेवरविंटर के किंग अक्सर कहते थे, वो था कि नेवरविंटर सिटी को किसी के ओरिजिन से मतलब नहीं। एको ने सबको बताया कि ये शहर ग्रे कैसल के आम लोगों, विचेस और अलग अलग रेसेस के लोगों का घर है। ये सब किंग की काइंडनेस और टॉलरेंस को साबित करता है। रोलैंड का प्लान था कि वो सबको इस मारकाट और खून खराबे से निकालकर उन्हें एक्सेसिबल पानी और बड़े ओएसिस तक ले आए। एको, किंग रोलैंड विंबलडन की तरफ से, उनका इरादा सबको मोगिन सैंड पीपल के बड़े चीफ्टेन बनने का बताया, जिसमें वो पूरे डेजर्ट को एकजुट करेंगे और सबको प्रोटेक्ट करेंगे। ये बड़े चीफ्टेन का टाइटल ऑडियंस के लिए नया था, लेकिन ये लगता था कि ये सब क्लैंस के लीडर को दिखाता है। चुपके से बात करते हुए, जो बैकवाटर क्लैन चीफ पहले आशा क्लैन से हार चुका था, वो खड़ा हुआ और ये सवाल किया कि कैसे रोलैंड, जो मार्जिन रेस का नहीं है, पूरे डेजर्ट को रूल कर सकता है। एको ने शांति से जवाब दिया और पूछा कि क्या जो 3 गॉड्स के मैसेंजर्स थे जो कभी डेजर्ट को रूल करते थे, क्या वो मार्जिन रेस के थे? क्लैन चीफ झिझक गया, जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जो लेजेंड्स थे उनमें मैसेंजर्स का एक कंसिस्टेंट चेहरा नहीं था। लेकिन हर मार्जिन के मेंबर्स जानते थे कि मैसेंजर्स मार्जिन रेस के नहीं थे। फिर भी वो आगे बढ़ा और कहा कि गॉड्स के मैसेंजर्स का लॉज ये कहते थे कि जो भी इन्फिनिट ओएसिस क्रिएट कर सके और लोगों को भूख और प्यास से बचा सके, वही जमीन का रूलर बनेगा, जो ग्रे कासल का किंग नहीं कर सकता। एको बिना घबराए पूछती है, अगर इसका मतलब ये है कि अगर किंग नए ओएसिस लाता है और लोगों को भूख और प्यास से बचाता है, तो वो मोगिन पीपल के लिए अपनी हुकूमत को मानेंगे? वो आदमी हाँ में सिर हिलाता है। एको आगे बढ़ती है और कहती है कि किंग रोलैंड शायद एक्सट्रीम साउथ को इन्फिनिट ओएसिस नहीं बना सकते, लेकिन वो हर किसी को ग्रे कैसल में अपना स्वागत करेंगे, जहां वो लेक और जंगल के आसपास जी सकते हैं, हमेशा के लिए प्यास और रेत के तूफान से दूर। ये किंग का वादा है। वो नए ओएसिस लाएंगे जो नॉर्थ का बड़ा और इन्फिनिट हरियाली होगा, और हमेशा के लिए ये नई जगह उनका कभी न मुरझाने वाला ओएसिस बनेगी। एको की बात सुन के नीचे सब लोग चुप हो गए, कुछ देर के लिए अपने कान पे यकीन नहीं कर पाए। तुलेमू भी उतना ही हैरान था। साथ ही उसे आखिरकार समझ में आया कि वो और दूसरे लोग इतनी दूर क्यों आए थे। उसे आखिरकार ये समझ में आया कि एक्स जो कह रहा था कि एक नया ओएसिस और नए ऑर्डर होंगे, उसका मतलब क्या था। कोई भी ये नहीं चाहता था कि वो अपने ही लोगों से रिसोर्सेज के लिए लड़ते और मारते रहते। हरी भरी जमीन का एक टुकड़ा हमेशा हर मार्जिन इंसान का एक सपना था। ब्लैक वाटर क्लैन का चीफ अचानक कुछ समझ गया और तुरंत खड़ा हो गया, ये कहकर के ये सब झूठ और धोखा है। उसने ब्लैकबोन और सैंडस्टोन क्लैंस को दोबारा उठाया, जो गार्सिया के शब्दों पे भरोसा करके खुद ही मर गए थे। क्लियरली वो चाहता था कि सब ये मान ले कि वो नॉर्दर्नर्स उन्हें एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा देंगे, जहां उन्हें अभी भी अपने टेरिटोरी के लिए लड़ना पड़ेगा,
और फिर किंग उनका शोषण करेगा। यह सुनकर तुलेमू ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए सोचा कि अगर ये सेक्रेट ड्यूअल से पहले होता तो इन शब्दों का लोगों पर एक गहरा असर पड़ता। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो लग रहा था कि सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ब्लैक वाटर क्लैन के चीफ के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आखिरकार इतने सालों बाद पहली बार 5 ड्यूअल्स और कोई मौत नहीं हुई थी। आशा क्लैन की अच्छी इमेज पूरी सदर्न टेरिटरी में फैल चुकी थी। लोगों को यह समझना मुश्किल नहीं था कि ऑपोजिशन के पीछे जो किंग है वो भी उतना ही काइंड और दयालु है। कई लोग अपने फैसले पर शक कर रहे थे क्योंकि वो छोटे क्लैन से थे और यहाँ बस लड़ते और मुश्किल से जीवित रहते थे। तो क्यों ना अपना लक नॉर्थ में ट्राई करें। एको ब्लैक वाटर क्लैन के चीफ के पीछे चलती है और उसे बताती है कि वो गलत है, ये कहकर कि गार्सिया को मर्सनरीज की जरूरत थी, ना कि नागरिकों की। और ये गार्सिया और किंग रोलैंड के बीच का सबसे बड़ा फर्क था। लेकिन किंग रोलैंड अलग था। वो हर मार्जिन इंसान को अपना समझता था, चाहे क्लैन कितना भी छोटा हो, कितना पावरफुल हो या कितने मेल हो। असल में रोलैंड को कोई भी सैंड पीपल को खुद के लिए लड़ाने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार कोई भी काइंड किंग अपने लोगों को बेकार में मरते हुए नहीं देख सकता। उस वक्त फर्स्ट क्लैन का लीडर खड़ा हो गया और पूछा कि हमें क्या प्राइस चुकानी पड़ेगी। उसने इस दुनिया में बिना बदले के कुछ पाने के होने पर विश्वास नहीं किया। वो थोड़ा हेजिटेट हो रहा था, लेकिन अंत में उसने दांत दबाकर पूछा कि एको हमें बताओ कि हमें क्या प्राइस चुकानी पड़ेगी, चाहे वो जो भी हो उसे हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। एको ने शांति से जवाब दिया कि यह सिंपल है, काम। जैसे ग्रे कासल के नागरिक अपने किंगडम के लिए और खुद के लिए काम करते हैं, वैसे ही उन्हें भी काम करना होगा। अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी सुधारना, सैलरी कमाना, अपनी जीने की हालत बेहतर करना, एजुकेशन लेना और अपने जनरेशन को बढ़ाना, ये सब किंग रोलैंड चाहता था। ये सुनकर सब लोग फिर से चुप हो गए। सभी एक ही सवाल कर रहे थे, क्या सिर्फ यही किंग की मांग थी? क्या अब हमें एक दूसरे से लड़ना और मारना नहीं पड़ेगा और बस जीने के लिए स्ट्रगल करना नहीं होगा? इस एंडलेस डेजर्ट में जहां ओएसिस रेत में बदल रहे थे, जो जगह कभी उन्होंने अपना घर समझा था वो अब धीरे धीरे श्रिंक हो रही थी और रिसोर्सेज ज्यादा कीमती हो रहे थे। शायद ज्यादा देर नहीं होगी जब हर किसी को इस फैलते हुए रेगिस्तान ने अपने अंदर समा लिया होगा। एको ने एक बार फिर से भीड़ को देखा, पूछा कि क्या उन्होंने सच में अपनी जिंदगी में इतनी लंबी लड़ाई और ड्यूअल्स के लिए जीना था, रेत को खून से भर के, सिर्फ ताकि वो भी एक दिन दूसरे ओएसिस के साथ खत्म हो जाए? क्या ये था उनका नतीजा जो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे? नीचे से आई हुई आवाजों से ये साफ था कि लोग ये नहीं चाहते थे कि वो इस तरीके से अपनी जिंदगी जिए। जो लड़की स्टेज पर थी, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, उसके चेहरे पर एक आंसू छुपा था। एक्स का चेहरा भी काफी प्यार और खुशी से भरा हुआ था और उसने एक घुटने के बल झुककर ये दिन देखकर अपने दिल की शांति को महसूस किया। एको ने उन्हें एक बार और यकीन दिलाया कि सच सब कुछ साबित कर देगा। एक मिडिल एज्ड आदमी नीचे स्टेज पर घुटने पर बैठ गया, अपने दिल पर हाथ रखकर। जल्द ही और लोग भी एक के बाद एक घुटने के बल बैठकर एको का वेलकम कर रहे थे और रोलैंड के बड़े चीफटेन होने के दिन पर उन्हें ग्रीटिंग्स दे रहे थे। विचेस ने इस सीन को मुस्कुराते हुए देखा और हमिंगबर्ड के द्वारा बातचीत के इम्प्रिंट्स को सामने रखा गया, जिससे रोलैंड को भी ये शोर सुनाई दिया। रोलैंड ने सब कुछ बड़े इमोशन के साथ ये सब सुना। सोच रहा था कि हमने आखिरकार अपना पहला कदम उठाया है, लेकिन ये बस शुरुआत थी, अभी तो काफी कुछ करना था। उसने अपने सामने खड़ी 3 यंग विचेस को देखा। उन्हें आयरन सैंड सिटी तुरंत पहुंचना था ताकि वो लॉर्का का इलाज कर सके। उन्हें आज रात को निकलना था और अगले दिन ड्रैगन फॉल रिज में रुकना था, जहां से दूसरे दिन आयरन सैंड सिटी पहुंचना था। लाइटनिंग ने अपने आप को और मेजी की तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या हम दोनों को जाना जरूरी है? रोलैंड मुस्कुराया और कहा कि सिर्फ मेजी अकेली नाना को अपने पीठ पर बांध नहीं सकती। फिर उसने उन्हें गर्म कपड़े पहनने की एडवाइस दी, क्योंकि इस मौसम में उड़ना आसान काम नहीं था। नाना ने बाहर गिरी हुई बर्फ देखी और अचानक समझा कि वो शायद मेजी के पीठ पर बांधी जाएगी, और ये सोचकर ही वो कांप गई। मेजी ने अपना हाथ उठाया और भरोसा दिलाया कि वो टाइम पर पहुंच जाएगी। लाइटनिंग थोड़ा उदास होकर सोच रही थी कि शायद उसे एक्सप्लोरेशन से बाहर रखा जाएगा, और रोलैंड से रिक्वेस्ट की कि वो स्नो माउंटेन्स का एक्सप्लोरेशन तब तक न करे जब तक वो वापस नहीं आ जाती, क्योंकि वो ऐसे बड़े एडवेंचर को मिस नहीं करना चाहती थी, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। रोलैंड हंसी रोकते हुए सबसे बड़े एडवेंचरर को रोते हुए देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने वादा किया कि वो उनका इंतजार करेगा और उनके वापस आने पर उन्हें एक्सप्लोरेशन में शामिल करेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के सीरीज को भी जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।